नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये ललन टॉप की चुनावी यात्रा है। मंजर बदल जाते हैं, नए नए मतदाता मिल जाते हैं, नए नए समीकरण समझा जाते हैं। पर मुझे लगा कि इस आपाधापी के बीच ठहर कर, सुस्ता कर, तसल्ली से भी तो बिहार पर कुछ बात हो। बिहार में आते हैं तो बेगूसराय एक कीवर्ड हो जाता है, लेकिन ये आईटी का शब्द है कि कीवर्ड हो जाना। उससे इतर बेगूसराय वो ज़मीन भी है जो राजधानी के पर्याप्त करीब है और पर्याप्त तेवर भी रखती है सत्ता प्रतिष्ठानों को दरीरा देने के लिए। बेगूसराय के तेवर क्या हैं? बिहार के तेवर क्या हैं? बिहार का कलेवर क्या हो सकता था, क्या है? इस पर बात करने के लिए हम एक जगह जुटे हैं और उस जगह के लिए यदि मैं हिंदी के एक महान आलोचक से शब्द उधार लूं तो विरुद्धों का सामंजस्य है। एक ही कमरे के तले प्रगाढ़ मित्रता धरने वाले कॉमरेड, संघी, कांग्रेसी और इससे इतर सब लोग आपको मिल जाएंगे। पहले परिचय करवा देता हूं, फिर इफरात में बात करेंगे। ये विद्यालय जिनका है, ऐसे राजकिशोर जी हैं जी भाजपा में भी दायित्व है आपके पास? जी, मैं भाजपा का बेगूसराय का जिलाध्यक्ष हूँ। जिलाध्यक्ष हैं, तब तो काफी व्यस्तता भी होगी अभी। जी, व्यस्त हूँ अभी चुनाव भर में बहुत। चुनाव भर में जी। व्यस्त। टिकट वितरण को लेकर बड़ा टिकट वितरण के लिए थोड़ा मोड़ा होता है, राजनीतिक है, सब लोगों का अपना अपना महत्व होता है, महत्वाकांक्षी व्यक्ति होते हैं, फिर समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाता है, क्योंकि विचारधारा की लड़ाई है। विचारधारा की लड़ाई है। तो आप हमें संघ की विचारधारा के बारे में बताएंगे। सर, आपका क्या परिचय है? मैं दीनानाथ सुमित्र हूँ, कविता वगैरह लिखता हूँ। मंझौल घर है बगल में और श्रीमान के विद्यालय में पिछले 20 वर्षों से सेवारत हूँ, बच्चों को हिंदी पढ़ाता हूँ। साहित्य का संस्कार दे रहे हैं? जी जी, वैसा ही कहा आपने, वही। अब तो 76 साल का हूँ, पढ़ाऊँगा क्या कुछ। श्रीमान की इच्छा है कि मैं बच्चों को बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाऊँ। हिंदी पढ़ाने के लिए टीचर हैं। मैं तो आश्रित हूँ यहाँ, दोनों प्राणी, दूध पहुँचा गया हूँ। अच्छा, अतरंगी तबीयत के व्यक्ति हैं, आएंगे लौट के। जी सर, क्या परिचय है? आप बिल्कुल मोदी जी की तरह गमछा डाले हैं, असम वाला। हाँ, ये मैं तो असम में मेरी परवरिश हुई है, पढ़ाई लिखाई वहीं से हुई, ग्रेजुएशन वहीं से किया हूँ। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम सुनील कुमार हुआ। जी, क्या करते थे आप असम में, मतलब पढ़ाई के बाद? पढ़ाई के बाद मैं पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी किया और अभी सेवानिवृत्त होने के पश्चात भारतीय जनता पार्टी में अपना सेवा दे रहा हूँ और अभी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी हूँ। क्या? और तेघरा विधानसभा के प्रभारी भी हैं। टेगरा यहाँ की एक विधानसभा है, बेगूसराय से लगी हुई, जिला बेगूसराय। सर, आपका नाम और परिचय? मेरा नाम रंजन झा है। मैं कॉरपोरेट से हूँ। मेरी नौकरी तो कॉरपोरेट से ही चलती है, लेकिन जो मेरा इंटरेस्ट है, पैशन है, वो काउंसलिंग है, टीचिंग है। मैंने कॉरपोरेट की जॉब छोड़कर 2 साल के लिए किसी स्कूल में पढ़ाया भी एज पीजीटी इंग्लिश। जी, और प्रयोगधर्मी व्यक्ति हूँ, इसमें इंटरेस्ट रहता है। आइडियोलॉजी सेंटर टू लेफ्ट आप कह सकते हैं। सेंटर टू लेफ्ट, आई विल कम टू यू सो दैट यू कैन एक्सप्लेन। ये सेंटर टू लेफ्ट क्या है? सर, आपका परिचय? मेरा नाम सुशांत कुमार है और मैं क्षेत्रीय इतिहास और पुरातत्व पे काम करता हूँ। बेसिकली रिसर्च वर्क करता रहता हूँ हिस्ट्री पर। हिस्ट्री पे। दियारा की हिस्ट्री पर भी कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उस पर भी चर्चा करेंगे अभी हम लोग आपस में। पुरातत्व वाली नहीं, अपराध वाली हिस्ट्री, उस पर भी बात करेंगे। जी सर। मेरा नाम भगवान प्रसाद सिन्हा हुआ। मैं पेशे से शिक्षक था, अवकाश प्राप्त हो गया। नवोदय विद्यालय में मैंने कुछ दिन काम किया था और वहाँ कुछ ज़्यादा सीखने और सिखाने का मौका भी लगा मुझे। एक शिक्षकत्व असल प्राप्त हुआ तो मेरा नवोदय विद्यालय में हुआ। उसके बाद मैं सामाजिक गतिविधि में भी रहा, वामपंथी आंदोलन से जुड़ा रहा। छात्र जीवन में भी 74 के आंदोलन में जेल भी गया, मार भी खाई, मुकदमे भी झेले। जयप्रकाश, क्या आप सीपीआई में नहीं थे क्या? नहीं, सीपीआई, हम सीपीआईएम में थे। हाँ, क्योंकि सीपीआई वाले तो थे नहीं जेपी के आंदोलन में। नहीं, हम सीपीआईएम में थे और हम मुजफ्फरपुर में पहली गिरफ्तारी मेरी हुई। मेरे साथ रघुवंश प्रसाद सिंह और दूसरे लोग आए थे। अच्छा, हाँ, तो इसी पुराना चावल। हमने जब बेगूसराय में कहा कि हम भाई एक इस तरह की बातचीत करना चाहते हैं, तो मुझे पटाख से 2 नाम बताए। बोले भगवान बाबू से मिलिए और राजकिशोर जी, एक भाजपाई हैं, एक कॉमरेड, और दोनों जिगरी यार हैं, तो वो आपको बताएंगे तासीर क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह है। हाँ। और मैं जिला कांग्रेस में असंगठित कामगार कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूँ। और संगठित कामगारों के बीच काम करता हूँ। वर्तमान में बेगूसराय विधानसभा से कांग्रेस की प्रत्याशी हैं श्रीमती अमिता भूषण। मैं उनका चुनाव अभिकर्ता भी हूँ। अच्छा,
कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। जी सर। मेरा नाम रंजन कुमार हुआ। मैं मध्य विद्यालय बीहट का प्रधानाध्यापक हूँ। शिक्षक हैं। जी। और सरकारी शिक्षक। जी 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 चलिए, आपसे तो मुझे बहुत सवाल समझ में है। जी जी है ना, शिक्षा को लेकर इतनी बात होती है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम संतोष कुमार महतो हुआ। मैं ज्ञान विज्ञान समिति बेगूसराय का जिला सचिव हूँ। ज्ञान विज्ञान समिति, ये क्या होता है? ये ज्ञान विज्ञान समिति एक सामाजिक संगठन है जो साइंस पर आधारित गतिविधियाँ पूरे देश में चलाती है। साइंटिफिक टेम्परामेंट हो सोसाइटी जी का। जी जी जी। बहुत ज़रूरी है, पर अनफॉर्चुनेटली होता नहीं है। भाई साहब, आपका परिचय? मेरा नाम पंकज कुमार सिंह हुआ। जी। हम जदयू के जिला के पूर्व उपाध्यक्ष हैं। जेडीयू की ही कमी थी, वो भी आ गए। जी पूरा हो गया सर। जी जी। अच्छा, तो मैं सबसे पहले ये समझना चाहता हूँ, जब हम लोग इतिहास के पन्ने खंगाल रहे थे तो कहा गया कि श्री बाबू श्री कृष्ण सिंह बिहार निर्माता 1937 में सत्ता संभालते हैं 1961 तक। तमाम विरोधों के बावजूद बहुत सारे महेश प्रसाद सिन्हा, के.वी. सहाय और अनुग्रह बाबू, सब लोगों ने बड़े प्रयास कर लिए, पर गद्दी नहीं हिली उनकी। महामाया प्रसाद सिन्हा ने, महामाया बाबू ने तो से 48 में ही जब कांग्रेस की अध्यक्षी का चुनाव हुआ था, महामाया बाबू हारे थे, तभी से अदावत थी, फिर चले भी गए इसी चक्कर में। तो बार बार ये बात आई कि श्री बाबू ने बेगूसराय को खूब दिया और कहा गया कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जितना भी है, जैसा भी है, वो बिहार में सिर्फ बेगूसराय में है। तो कई बार लोगों ने इसको शिकायत के लहजे में कहा और आसपास के लोगों ने एक उपलब्धि के लहजे में कहा। तो इसकी वजह क्या रही सर? आपसे शुरू करते हैं। बेगूसराय में पहले आज़ादी के आंदोलन, यहाँ स्वाधीनता आंदोलन जो हुआ, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की एक कर्म भूमि थी। चूँकि ये मुंगेर जिला के अंतर्गत था। रहने वाले तो मेरे ख्याल से वो लखीसराय तरफ के थे। हाँ, नहीं, वो तब भी वो मुंगेर जिला ही था और वो शेखपुरा घर था। मुंगेर में रहते थे, मुंगेर में पढ़ाई की, वकालत भी मुंगेर में, राजनीति का केंद्र भी उनका मुंगेर था। जब नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ, सिविल नाफरमानी, तब वो यहीं बेगूसराय जिला का एक छोटा सा गांव है गढ़पुरा, अभी प्रखंड मुख्यालय है। तो गढ़पुरा में नोनिया जाति के लोग बड़ी तादाद में रहते थे और नमक बनाते थे वो मिट्टी से, जो नमकीन मिट्टी से। तो वही क्षेत्र नोनिया बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, इसीलिए हाँ, नोनिया, हाँ, नून से नोनिया। अच्छा। इसी उनके लिए ये आदर्श क्षेत्र लगा कि वहाँ मैं पहुँचूँ तो वहाँ हम वास्तविक रूप से कानून को वहीं तोड़ सकता हूँ। ऐसे फॉर्मेलिटी होती कहीं, तो वहाँ से चले, बड़े माने दुर्धस्त रास्ते से गुजरते हुए गढ़पुरा पहुँचे मुंगेर से, और वहीं उन्होंने नमक सत्याग्रह शुरू किया। वहीं और तब से हाँ, वो पुलिस ने थोड़ा धक्का मुक्की किया और गरम कड़ाह उनके पाँव पर खौलता हुआ गिर गया। तो स्वाभाविक रोष हुआ, काफ़ी हंगामा हुआ और उनकी ये एक माइलस्टोन हो गया उनके लाइफ के लिए, समझ लीजिए। उसके बाद ही जो चुनाव हुआ, सेंट्रल असेंबली में भी चुन करके उसके बाद ही तो वहीं से श्री बाबू की यात्रा शुरू हुई। तो बेगूसराय चूँकि एक कर्मभूमि, बेगूसराय ने उनको यश दिया, राजनीतिक वैधता दी, लोकप्रियता दी, तो ये सारी चीज़ें उनके जहन में जरूर रही होंगी। अच्छा। हाँ, और ये बात बताइए कि जो इससे जुड़ा हुआ सवाल है कि बिहार में इंडस्ट्रीज़, विपक्ष में जो होते हैं कहते हैं हम बहुत फैक्ट्रियां लगाएंगे, जो सत्ता पक्ष में हमारी सुशील मोदी जी से बात हुई, नीतीश कुमार जी, सबने बोला ये ज़मीन नहीं है, ये नहीं, वो नहीं। क्या वजह है सर इसकी? आप कॉर्पोरेट सेक्टर से हैं। बिहार में इंडस्ट्रीज़ को लेकर, उससे पहले मैं जो आपने सवाल पूछा था कि श्री बाबू पे कई दूसरे जिलों में लोग अक्सर ये आरोप लगाते रहते हैं, उनके जीते जी भी भूमिहारवाद का उन पर इल्ज़ाम लगा। भूमिहारवाद का इल्ज़ाम लगा। जेपी ने चिट्ठी लिख के कहा था। जी, वो भूमिहारवाद का जो इल्ज़ाम लगा, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं कुछ उदाहरणों से आपको बताना चाहता हूं कि श्री बाबू ने केवल बेगूसराय सेंट्रिक इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट नहीं किया। पतरातू की बात आप करें, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो बोकारो में प्लांट है उसकी बात करें, फतुहा में स्कूटर प्लांट है, मैं समझता हूँ तब मोकामा भी पटना ज़िले में ही आता था, भारत बैगन वहाँ लगाया। तो इसको समग्र रूप से देखने की ज़रूरत है। श्री बाबू का व्यक्तित्व
मैं उनकी तुलना नेहरू से करता हूँ। संक्षेप में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आज़ाद भारत के लिए जो नेहरू ने एक विज़न दिया, जो नेहरू ने प्लेटफॉर्म दिया, जो इंस्टीट्यूशंस बनाए जिसके आप भी प्रोडक्ट हैं, वो सब कुछ श्री बाबू ने बिहार और तब के झारखंड, मतलब तब के तत्कालीन बिहार के लिए किया। तो बाद के लोग बिल्डअप नहीं कर पाए तो ब्लेम वहाँ एब्सोल्युटली। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट आई थी 1961 से लेकर 90 तक, श्री बाबू के देहांत के बाद अगले 30 सालों तक बिहार में कभी भी एक पूरी साल सरकार जो है वो केवल 12 साल चली। 30 सालों में 12 साल ही ऐसे थे जब पूरा फाइनेंशियल ईयर उस मुख्यमंत्री के मतलब नेतृत्व में बिहार ने देखा। आप देखिए, मतलब 85 से 90 में लालू यादव आते हैं, 85 से 90 में कांग्रेस को फुल मेजॉरिटी थी, उसके बावजूद 5-5 सीएम रहे। तो ये चीफ मिनिस्टर्स का म्यूजिकल चेयर होना, केंद्र में बैठे लोगों को ये लगना कि ये सीएम काफ़ी मजबूत हो रहा है, जो भी वजह रही हो, उसके पॉलिटिकल डिस्कोर्स में मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक अस्थिरता जो थी उसने बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया। जितने भी शुगर मिल्स थे जो कि आज़ादी से पहले से भी थे, दरभंगा महाराज के लगवाए हुए हों और भी हों, वो शुगर मिल्स भी उनका स्प्रेड केवल बेगूसराय तक तो नहीं था। बेगूसराय में तो गिनती के 1-2 शुगर मिल होंगे, वो कोसी है ही नहीं, हसनपुर भी बेगूसराय ज़िले में नहीं है। तो ये तमाम शुगर मिल्स फ्लॉरिश कर रहे थे। तो आपने कहा कि पॉलिटिकली अनस्टेबल था, इसलिए इनफैक्ट यहाँ पे जिक्र आया तो मैं बता दूं कि बिहार से कई चीज़ों की शुरुआत हुई। जिस बेगूसराय में हम खड़े हैं वहाँ पे पहला रिकॉर्डेड बूथ कैप्चरिंग का इंसिडेंट है, उस पर बहुत बात होती है। आला कमान को विधायक दल का नेता चुनने का अधिकार देना, ये चीज़ भी इसी बिहार से शुरू हुई थी। 1972 में जब चुनाव होते हैं और कोई नेता नहीं बन पाता है तो आला कमान को अधिकार दे दिया जाता है। उसके पहले तक बिहार में बड़ी शानदार परंपरा थी। हैं, आपत्ति मैं करूँगा उसमें। जी, अधिकार दिए नहीं जाते थे, आला कमान ने अधिकार ले लिया तरीका से। वही मैं उस पॉलिटिकल मॉडल की बात कर रहा हूँ सर, कि आला कमान ये कह देता था कि आप लोग हमको 72 में अधिकार निश्चित रूप से आम तौर पर दूसरे लोगों को लोग चाहते थे। दीप नारायण सिंह सीनियर लोग यहाँ आ चुके थे जो श्री बाबू के कैबिनेट में थे। लोग चाहते थे कि दीप नारायण सिंह चीफ मिनिस्टर हों, लेकिन आला कमान को सूट नहीं कर रहा था। पर्टिकुलर ललित नारायण मिश्रा उस समय तक हावी हो चुके थे बिहार की राजनीति पर, और उन्होंने केदार पांडे को ले आया, दीप नारायण सिंह को नहीं। चूँकि अच्छा, कास्टिज्म की बात जो पहले हुई है यहाँ, तो वो तो सच कहिए तो आज़ादी के पहले से भी शुरू हुई बिहार की राजनीति में। ये पहली बात नहीं है कि आज की जातिवाद पर इतना हंगामा हो रहा। चूँकि आज के जातिवाद पर इसीलिए हंगामा हो रहा कि आज निचले तबके के लोग असर्ट कर रहे हैं, अपनी पहचान को समझ रहे हैं, अपने अधिकार को समझ रहे हैं। तो हर उन व्यक्तियों को लग रहा कि आज जातिवाद ज़्यादा है जो विगत 50 साल 60 साल 70 साल तक उसी जातिवादी दलदल के द्वारा ही राजनीति चला रहे थे। यहाँ अनुग्रह नारायण सिंह और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को तो की लड़ाई 57 में लालू प्रसाद ने तो नहीं शुरू की। उसके पहले की लड़ाई महामाया प्रसाद सिन्हा का अध्यक्ष बनने की लड़ाई, कायस्थों और भूमियारों की जो राजनीति की लड़ाई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसा लोग, जयप्रकाश नारायण जैसा लोग, इनको क्या कहिएगा, जो महापुरुष हमारे हैं, आइकॉन, और इनके द्वारा कायस्थ वर्सेस भूमिहार चलाया जा रहा था। उस समय तो लालू प्रसाद जातिवाद लेकर के नहीं आए थे, वो तो नहीं सिखाए बिहार के लोगों को, जहाँ ऊपर में हो रहा था। इसीलिए 72 या उसके बाद का आला कमान का जो कमान लेना था कि जो केंद्र में जो प्रभावशाली व्यक्ति थे वो चाहते थे राज्य में मेरा व्यक्ति हो। इसीलिए लोकप्रिय योग्य आदमी को सब्जेक्टिव डिसीजन होने लगा, ऑब्जेक्टिव डिसीजन खत्म होने लगा। और वहीं से कांग्रेस, आज जो कांग्रेस इस स्थिति में यहाँ पहुंची है, उसके लिए दूसरा कोई जिम्मेवार नहीं। ये बताइए, कम्युनिस्ट बगल में और कम्युनिस्ट भी पहुंचे हैं। वरिष्ठ साथी बैठे हैं, जरा पहले कांग्रेस की प्रतिक्रिया ले लीजिए। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं, पुरानी बात कह रहे हैं, राजनीति की बात कर रहे हैं, हमारे गुरु हैं। कांग्रेस इस स्थिति में इसलिए नहीं पहुंची कि कांग्रेस ने जाति की राजनीति की या कांग्रेस ने धर्म का राजनीति किया। वास्तव में कि जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी शास्त्री जी के बाद, तो अचानक इस देश, या उससे पहले का 62 की अगर बात आप करें, जब आदरणीय राम मनोहर लोहिया चुनाव लड़े फूलपुर से नेहरू जी के खिलाफ,
उसके बाद आप 67 की बात करें, तो अचानक आपको महसूस होगा कि इस देश की राजनीति फ्रस्ट्रेट राजनीति, जो नेहरू से फ्रस्ट्रेट हो चुके थे कि नेहरू के व्यक्तित्व के सामने जो राजनीति टिक, कांग्रेस की राजनीति के सामने जो राजनीति टिक नहीं रही थी, वह राजनीति मुद्दे से भटक के व्यक्ति पे केंद्रित हो गई। हम इसलिए चुनाव लड़ते हैं नेहरू जी के खिलाफ कि हम नेहरू के खिलाफ चुनाव, जबकि एक अच्छे व्यक्ति राम मनोहर लोहिया को पार्लियामेंट में होना चाहिए। उसी तरह 67 में आप नारा देखिए, इंदिरा हटाओ देश बचाओ। एक नया बना हुआ देश, 71 का नारा था वो। 67 कांग्रेस हटाओ देश बचाओ। जो एक नया बना हुआ देश, जो देश 3 युद्ध लड़ चुका था, हम दुनिया के सबसे गरीब देश में शुमार थे, सबसे ज़्यादा बेकारी हमारे यहाँ थी, सबसे ज़्यादा बीमारी हमारे यहाँ थी। उस समय इन मुद्दों को छोड़ के जहाँ मुद्दा था गरीबी हटाओ, वहाँ था इंदिरा हटाओ देश बचाओ। जब मुद्दे के विपरीत जब राजनीति चली जाए, राजनीति व्यक्ति पे केंद्रित हो जाए, और उसके लिए विपक्ष चीज़ें होती हैं। विपक्ष पूरी तरह से जिम्मेदार होगा उसके लिए। विपक्ष को ये जो सर ने कहा और जो इतिहास की किताबों में भी दर्ज है कि ताश के पत्ते की तरह मुख्यमंत्री फेंटे जाना, केदार पांडे, अब्दुल गफूर, जगन्नाथ मिश्र, कर्पूरी रामचरण दास आए, फिर जगन्नाथ, फिर चंद्रशेखर बाबू, बिंदेश्वरी, सत्येंद्र बाबू, भगवत झा आज़ाद, फिर जगन्नाथ। तो ये 5 साल में 4 सीएम लाके कौन सा विकास हो रहा था? ठीक है, आप उसको इस हिसाब से भी देखिए कि ये कौन सा फेज़ था। ये एक फेज़ था जब यह देश पूरा राज्य नहीं, पूरा देश ही आंदोलन के दौर से गुजरा था, राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा था। जो 74 का आंदोलन हुआ था वो किस आधार पे हुआ था कि चुनी हुई सरकार को हम इसलिए सरकार बर्खास्त करें, केंद्र सरकार, क्योंकि सरकार भ्रष्ट है या सही कायदे से काम नहीं कर रही है। तो ये चीज़ें एक साथ चल रही थी, स्थिति का नियंत्रण में नहीं आ रहा था। तो ये तो एक विशेषाधिकार है अपनी सरकार का या पार्टी का, वो अपने मुख्यमंत्री को बदल के दूसरा मुख्यमंत्री वहाँ अपॉइंट करे। और प्रवक्ताओं की ये मजबूरी है कि उनको डिफेंड करना ही पड़ता है, भले ही भीतर से आप सहमत ना हो। नहीं, ये बड़ा मुश्किल काम होता है प्रवक्ताओं का। भाजपा वाले भाजपा को डिफेंड करें कौन? अच्छा, एक चीज़ बता दीजिए, चीज़ों को आप नटशेल में ऐसे 2 लाइन में या 5 लाइन में आप बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल ठीक करें। वो क्राइसिस कहाँ थी? पॉलिटिकल है, बहुत बड़ा मैंडेट कांग्रेस को मिला था 84 के बाद में। और जहाँ जिस पीरियड की इधर की बात करें, जो वो कंटिन्यूअस वो मुख्यमंत्री की चेंज की बात जो आ रही है, तो उसमें तो को बड़ा मैंडेट मिला हुआ था केंद्र में भी, और यहाँ भी आप सत्तासीन थे, तो आपको विपक्ष भी उसमें कमज़ोर था। तो ये बात तो नहीं जच रही है कि जो वो पॉलिटिकली ये के लिए हम लोग अस्थिरता और अस्थिरता के कारण हम लोग मुख्यमंत्री बन लिए, वो तो उसमें नहीं थी। वो तो उसमें आपके जगन्नाथ मिश्रा हटे, फिर वो चंद्रशेखर सिंह बने, फिर आप लगातार भगवत झा आज़ाद बनाते रहे, उसमें तो स्टेबिलिटी थी। बिल्कुल सही बात है। हम क्या करें, राज्य में राजनीतिक अस्थिरता थी, चीज़ें नियंत्रित। तो मुख्यमंत्री बदलने से हाँ ठीक नहीं, आप राजनीति को समग्र में लेके चलेंगे ना। ऐसा बिल्कुल सही बात है। अगर फुल मेजोरिटी, चलिए ये थोड़ा सा सॉरी मेरी गड़बड़ रही, मैं पॉलिटिकल चला गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जब इंदिरा कांग्रेस हो गया तो कांग्रेस समाप्त हो गई ना। व्यक्ति बड़ा हो गया, पार्टी छोट हो गई ना। वो जब इंदिरा कांग्रेस का उदय हुआ तो राष्ट्रीय कांग्रेस चली गई। तो जो व्यक्तिवादी स्वरूप आया उसी का प्रतिफल था कि एक राज्य में 5 साल में 5 मुख्यमंत्री हुआ। अच्छा ये बताइए, आप जेडीयू से हैं? बिल्कुल जदयू से अभी भी हैं? बिल्कुल है। अच्छा, तो यही कांग्रेस कुछ बरस पहले तक नीतीश जी के साथ थी, तब ठीक थी? पार्टी ठीक होना और गठबंधन जो अभी राजनीति चल रही है पूरे हिंदुस्तान में, ये गठबंधन की राजनीति का दौर है। कब कौन सही होगा और कौन गलत होगा, इसका परिमार्जित करना आज के परिस्थिति में तो संभव नहीं। ये तो आपने ठीक कहा। देखिए वहाँ लेफ्ट वाले बैठे हैं, कांग्रेस वाले बैठे हैं। पहले 3 दशक बेगूसराय में कितना लट्ठ चला है दोनों के बीच, चला है कि नहीं चला है सर? सर आप बताइए। देखिए 1985 के दौर में जो लगातार कांग्रेस पार्टी ने जो अपने मुख्यमंत्रियों को बनाया, तो वो एक दूसरा फैक्टर भी था उसमें। इन्होंने कहा पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी या अस्थिरता नहीं थी, असुरक्षा असुरक्षा। वो फैक्टर था कि राजीव गांधी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो बाद में मनमोहन सिंह और लाए और नरसिंह राव, तो इसकी शुरुआत हो चुकी थी राजीव गांधी के आने के साथ उन्होंने। और इसीलिए जो पहले चीफ मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी के ज़माने में या समाजवाद इंदिरा गांधी के, पहले उन्होंने उनको दरकिनार किया, चूँकि वह उसी लाइन पर चल रहे थे। डिफरेंसेज वहीं हुआ, जगन्नाथ मिश्रा से डिफरेंसेज हुआ राजीव गांधी को। फिर चंद्रशेखर सिंह आए, चंद्रशेखर सिंह के साथ भी वही
पोजीशन रहा कि जो वो लागू करना चाहते थे, अपने लीडरशिप को असर्ट करना चाहते थे। लोकल लीडर जो थे, बिहार के जो नेता थे, वह पुराने स्कूल ऑफ थॉट के थे, समझे न, वो राजीव गांधी के साथ कॉप्ट नहीं करते थे। सर के इस लॉजिक और उदाहरण से पूर्ण सहमति रखता हूं, क्योंकि इसके लिए मेरे पास दूसरा उदाहरण भी है। राजीव गांधी यंग डायनेमिक लीडर थे, उनमें इम्पेशेंस होगा। इसका उदाहरण उन्होंने अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल में 34 बार फेरबदल करके भी किया, जो कि आज भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। केवल माधवराव सिंधिया एकमात्र ऐसे मंत्री थे जो रेल मंत्री रहे, रेल मंत्री ही आखिर तक रहे। तो वो चीज़ हमें बिहार में भी दिखी कि अपनी पॉलिसीज से जिस सीएम को वो सहमत नहीं देखते थे, तो लीडरशिप में चेंज। तो 85 से 90 के बीच में 5-5 मुख्यमंत्रियों की जो बात हो रही है, कहीं ना कहीं। अच्छा, मुख्यमंत्री जिक्र हो रहा है, आपने कहा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ना होने की एक वजह पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी। 1990 से 2005 तक लालू राबड़ी राज और 2005 से 2020 तक नीतीश राज, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों नहीं हो पाया? इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाया, इसकी मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊं, सिर्फ इतना कहूं, लालू यादव का ऑन कैमरा रिकॉर्ड है, जब वो आप जैसे किसी जर्नलिस्ट को कह रहे हैं हट बुड़बक, विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाता है, यही जानते हैं आप लोग, ऑन कैमरा है, आप ढूंढ सकते हैं इसको। हाँ, बिल्कुल कहा है। बिल्कुल कहा है। तो ये तो लालू यादव की बात हो गई। जहाँ तक नीतीश की बात हुई, नीतीश जब 2005 में आए थे, उस समय जो एक उत्साह था, उमंग था, नीतीश से बहुत सारी उम्मीदें थी, जिस पे बहुत हद तक वो खरे भी उतरे। इनसे थोड़ा मैं एक पॉइंट पे असहमत हूँ कि जो लालू आरजेडी का जो कांग्रेस और सीपीआई का जो शासन चल रहा था, ये सब लोग एक ही साथ चला रहे थे एक तरह से शासन। तो उस समय जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो दौर आप कह रहे हैं कि इंडस्ट्री नहीं फैली, वो उद्योग धंधे बंद हो गए, उसकी सबसे बड़ी कारण थी कि लॉ एंड ऑर्डर पूरा वहाँ कोलैप्स हो गया था। लोग कहीं से भी कोई इंडस्ट्री यहाँ लगाना नहीं चाहते थे, और उनके मित्र थे कम्युनिस्ट पार्टी थे, जो उनके बदौलत उनकी सत्ता चली। फिर बाद में वो अपने भी चलाए, लेकिन एक पीरियड में उन्हीं की बदौलत उनकी सत्ता चली। तो कम्युनिस्ट पार्टी का जो बेगूसराय से ताल्लुका था, या पूरे बिहार की आप लेंगे तो ऐसा कोई उस समय इंडस्ट्री नहीं था जिनको बंद कराने में उनकी अहम भागीदारी ना हो, कम्युनिस्ट पार्टियों की। और उसको वो लोग लालू यादव के तो कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई इशू ही नहीं था, उनका कोई सब्जेक्ट मैटर ही नहीं था। तो कोई ये कह रहे हैं कि सब लेफ्ट वालों ने हर जगह ताला लगवा दिया। एकदम रिकॉर्ड है। आप फर्टिलाइज़र यहाँ बंद हुआ, आप रिकॉर्ड खंगालिए कि उस फर्टिलाइज़र में मजदूरों ने कितना बार हड़ताल किया। एक बार सिर्फ हड़ताल हुआ, और वो भी कम्युनिस्ट विरोधी यूनियन के द्वारा, एक बार हड़ताल सिर्फ। और रामजीवन सिंह जो सांसद बने, जदयू के सांसद थे, अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में थे वो सांसद, उन्होंने 77 में जब सरकार बनी जनता पार्टी की, उस समय हड़ताल फर्टिलाइज़र में हुआ, ये जान लीजिए। और फर्टिलाइज़र बंद हुआ तब जब एक ऐसा भ्रष्टाचार का आलम शुरू हुआ, ये अनएक्सपोज्ड हुआ, एक्सपोज्ड हुआ मैनेजमेंट का। उसका जो मैनेजर था, पब्लिक रिलेशन अफसर, गिरफ्तार हुआ। इन्हीं के रामचंद्र सिंह भाई हैं, समझ लीजिए, या चाचा इनके ग्रामीण है, वो ग्रामीण थोड़ा है। स्पष्ट कर दीजिए भाई, आपने जो बोल दिया उनके चेहरे के रंग बदल गए। ऐसे पूरा आँख खोल के मत देखिए, पहले हमारे ग्रामीण थे वो। हाँ, ग्रामीण गोतिया थे। तो जान लीजिए कि पूरा मैनेजमेंट पूरे फर्टिलाइजर को लूट लिया। हाँ, लेकिन मैनेजमेंट की चर्चा नहीं होती है, मजदूर की चर्चा। जबकि मजदूरों ने कहा, नहीं, एक बार हड़ताल हुआ, रामजीवन सिंह उसके लीडर थे, सूरज नारायण सिंह लीडर नहीं थे उस हड़ताल। ये कहना चाहूँगा जी, जो इंडस्ट्री से ये ताल्लुकात रखते हैं, ये बताएंगे कि इंडस्ट्री ग्रो करने के लिए किन किन चीज़ों की बेसिक नीड होती है। क्या वो बेसिक नीड उस ज़माने में था? यदि आप आज बिजली आप देख रहे हैं, अभी बिहार में बिजली की जो स्थिति है, पूरे इंडिया में पहला स्टेट बिहार था जिसने हर गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया। तो इंडस्ट्री का जो फैलाव होता है, तो वो बेसिक चीज़ जो नीड है, लॉ एंड ऑर्डर, उसका वो आपका जो बिजली का है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन का सारा चीज़ है। रोड ठीक नहीं होगी, उस ज़माने में वो लोग तो बात करें कि रोड कहीं चलने योग्य भी था। इस जमाने में क्या हुआ पिछले 15 साल में? इस जमाने में कितनी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज लगी? इस जमाने में अभी आप देख सकते हैं, मैं अपने ज़िले की बात करूँगा,
ठीक है, मैं अपने ज़िले की बात करूँगा, आपके सामने फर्टिलाइज़र की आप जाके देखें, और 60,000 करोड़ रुपए का तो यहाँ केवल बेगूसराय जिला में उसका ये कारोबार किया जा रहा है, चाहे रोड डेवलपमेंट हो, पुल हो। हमें ये बताएं। नहीं, मेरा बहुत स्पेसिफिक सवाल है, लेट्स कीप इट टू द पॉइंट। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बिहार में पिछले 15 साल में कितनी लगी? हम पूरा कोसी घूम के आए, अंग प्रदेश घूम कर आए, सबकी यही डिमांड है। ठीक है, आप छपरा गए, मरहरा गए आप? मैंने इसीलिए स्पेसिफिक आप इसीलिए मैं आपको आप मधेपुरा गए जी, वहाँ के इंडस्ट्री नहीं लगी? आप बताइए। रेल की लगी, हाँ कोचेस की लगी वहाँ। सर शायद एक सेकंड, शायद मैं अपना सवाल स्पष्ट नहीं कर पाया। सर आपके यहाँ बिहार में क्या है? खेती किसानी है। एग्रो वेस्ट की भी मैं बात करता हूँ ना, जो इन्होंने कहा कि चीनी मिल जो सबसे आपके यूपी और बिहार, ये सब जगह यहाँ जो एग्रीकल्चर बेस्ड जो चीनी मिल की यहाँ जितनी 45 चीनी मिल इंडस्ट्री यहाँ थे जो एकदम और रनिंग पोजीशन में थे, जो कांग्रेस के पीरियड में था, वो 80 के वो आते आते वो सारे बंद होने लगे। जो बंद होने लगे तो वो तो प्राइवेट मिल थे, कोई वो सरकारी मिल तो थी नहीं जिसको कि वो रिवाइवल किया जा सकता था, और सारे जो मिल थे वो बकाया किसानों का रह गया। उनको जो जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट्स थे उनको वो यहाँ से पलायन होने पड़े। आज आपको कहाँ इक्के दुक्के मिल हैं जो नहीं सर, ये 15 साल में आप नई एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री शुरू नहीं कर पाए। हाँ, आई विल कम टू यू अगेन। हाँ, आप कुछ बीच में कह रहे थे। नहीं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की बात हो रही थी और उस पर ये और दूसरे तीसरे तरह के इंडस्ट्री की जैसे रेल कारखाने की बात कर रहे थे। वास्तव में बिहार के लिए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस क्षेत्र की अभी वो बात किए थे वो क्षेत्र हमारे एशिया महादेश के सबसे बड़े मक्का उत्पादक क्षेत्र में आता है। दुनिया में कहा जाता है कि हमारे एशिया महादेश में सबसे ज़्यादा मकई वहीं उपजती है, और उतने बड़े मक्का उत्पादक क्षेत्र में वहाँ पर प्रॉपरली वहाँ के किसानों के लिए कोई मकई से संबंधित उद्योग नहीं है, और वहाँ कोई बाहर की कंपनियाँ, पॉपकॉर्न बेचने वाली कंपनियाँ मकई औने पौने दाम पर खरीदती है और 200 से 250 रुपये किलो तक में उसके पैकेट में बंद पॉपकॉर्न बिकते हैं, और उसका कोई परसेंटेज मुनाफा वहाँ के किसानों को नहीं मिलता है, ऊपर ही ऊपर निकल जाता है। बात यहाँ पर हम थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे कि राजनीति की दृष्टि इस रूप में बदली कि पूरे परिप्रेक्ष्य में सत्ता के इर्द गिर्द केंद्रित होती चली गई। आम जनजीवन, उसके रहन सहन और उसके ज़रूरतों पर सरकारों में बैठे लोग और उसके इर्द गिर्द रहने वाले राजनीति करने वाले लोग केवल सरकार को डिफेंस करने में अपने अपने राजनीतिक संगठन की ओर से लगे रहे। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि सरकार में काम करने वाले लोग जिस राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं, उस राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोगों की ये महती जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जिसको हमने सरकार संभालने की जिम्मेदारी दी है वो सही तरीके से काम करे और हम वकालत नहीं करें उसकी, सरकार के प्रति निगरानी। अच्छा, ऐसे ये मुझे बात करते करते लगा कि ऐसे तो ये बिल्कुल दियारा जैसा हो जाएगा मामला, कहीं कहीं धार निकलेगी। तो मैं टॉपिक वाइज चलता हूँ। इंडस्ट्रियलाइजेशन हमने थोड़ा बहुत कवर किया। हम बिहार में जहाँ भी मैं या मेरी टीमें घूम रही हैं, शिक्षा व्यवस्था। जी सर, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर मैं कुछ कहना। अच्छा, आप कह लीजिए, फिर मैं आ जाता हूँ शिक्षा पे उसके बाद। जब समय आप कहें, जो समय नहीं है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन का बात मैंने इधर देखा था, रंजन से के इसी के फेसबुक पर था, बहुत अच्छा लिखा था कि हमारे यहाँ चीनी मिल महाराष्ट्र यूपी के बाद हमारा ही था स्थान उस समय 60 के दशक, 60-70 के दशक तक था। जो लालू प्रसाद के ज़माने की बात कही गई, इन्होंने कहा कि लालू प्रसाद ने नैरेटिव बदल दिया जनता के वोट लेने की बात। निश्चित रूप से लालू प्रसाद के ज़माने में जो चीज़ें उभर कर के आई, सोशल जस्टिस का जो मूवमेंट हुआ ना, उसके लाभ भी हुए, उसके नुकसान भी हुए, दोनों। लाभ ये हुए कि सोशल जस्टिस के नाम पर वोट का ध्रुवीकरण हुआ बहुत तेज़ी के साथ विथ माइनॉरिटीज़। इसीलिए शासक वर्ग, जो उन्होंने कहा, सत्ता वर्ग की राजनीतिक इच्छा शक्ति की दिशा बदल गई, और दिशा जब बदल गई तो उसमें धनतंत्र भी जुट गया। और जान लीजिए, हमारा
अंत में ये हमेशा दिमाग में रखिए कि ये कैपिटलिस्ट सिस्टम है। कैपिटल खोजता है कि हम कितना मुनाफा लें, कितना मुनाफा करें। वह लालू जी के समय तो कहीं कैपिटल दिख ही नहीं रहा था। नहीं, सन्नाटा था। हाँ, कैपिटल वही ना सन्नाटा था। क्यों सन्नाटा था? किसानों के जो बकाये राशि होते थे, जब वोट की दिशा बदल गई, चुनाव वोट पाने की दिशा बदल गई, तब किसान मुद्दा नहीं रहा। पर बेरोजगारी तो हर दौर में मुद्दा रहा। हाँ, बेरोजगार भी नहीं मुद्दा रहा, सो जान लीजिए। इसीलिए किसानों के बकाये राशि मुनाफे हो गए, उनके पूंजीपतियों के। मुनाफा बिहार में नहीं लगा। पता नहीं सर, विद रिस्पेक्ट और आई इसीलिए समूचा चीनी सर, मिल विद अपना रिस्पेक्ट चला गया। ये और एक जूट मिल तो पहले से जाने लगा। सर मैं ये कह रहा हूँ कि आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर यू, लेकिन ये जो आप लालू प्रसाद यादव के 15 साल के राज को सोशल जस्टिस रहा। बहुत सारे लोगों ने बहुत उदाहरण दिए कि कैसे जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ थी वो एम्पावर्ड फील करने लगी। बट एट द एंड ऑफ द डे, चाहे वो दलित कम्युनिटी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे मार्जिनलाइज्ड हो, चाहे सवर्ण हो, सबको अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, सड़कें, बिजली, पानी और रोज़गार के अवसर चाहिए, चाहे भाजपा हो चाहे दूसरा दल हो। तो वो जो 15 साल का शासनकाल रहा, आप जैसे बोल रहे थे, और मुझे पता नहीं क्यों, जो कि आपकी पार्टी प्रतिबद्धता है, मुझे चंद्रशेखर और अजीत सरकार, नहीं एकदम। मुझे चंद्रशेखर सीवान और अजीत सरकार पूर्णिया, वो दोनों भी याद आ रहे थे। वो भी उसी टाइम पे हुआ। हम ऐसा नहीं कहते हैं, जान लीजिए लालू प्रसाद के ज़माने में, ये जान लीजिए 90 के दशक बाद, ये भी याद रखे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, नई आर्थिक नीति आई, उस जमाने में ही आई। और उसका भी असर पड़ा हमारे यहाँ, से जान लीजिए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का। वो उसका तो सब जगह पॉजिटिव असर पड़ा, बिहार में वो नहीं आ पाया। नहीं, हर जगह पॉजिटिव, लेकिन बिहार में निगेटिव हुआ कि नैरेटिव बदल गया, सोशल जस्टिस यहाँ मेन प्लांक हो गया, और सत्ताधारियों की राजनीतिक इच्छा शक्ति खत्म हो गई, ये जान लीजिए। और भ्रष्टाचार उसका रिप्लेस कर गया। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में भ्रष्टाचार सबसे आगे बोलबाला हो गया। यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद जैसा आदमी चारा घोटाला में चला गया, जिसकी जरूरत नहीं थी। समझ लीजिए, चारा नहीं थी मतलब लालू प्रसाद को चारा घोटाला में पैसा खाने की जरूरत नहीं थी। फिर वही ना दुर्भाग्य था, वही लालू प्रसाद का भी दुर्भाग्य था, और बिहार की जनता और सामाजिक न्याय आंदोलन का भी दुर्भाग्य था कि लीडर डेविएट कर गया। हाँ, लीडर कहीं न कहीं, हाँ, ये और यही दुर्भाग्य था, और उसी का नतीजा, उसी दुर्भाग्य का परिणाम बिहार का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है और डीपॉलिटिकलाइजेशन भी है। इतने सारे बातों के बावजूद भी हम साथ लड़ेंगे, महागठबंधन बनाएंगे, ये पूरी कहानी के बाद भी। क्यों? उसका दूसरा पक्ष है। हाँ। महबूबा मुफ्ती मोहम्मद सईद कौन थी? नहीं, वो तो फिर नहीं, हम वही टॉपिक है, वही टॉपिक है। एक से रुकिए। 89 में बीपी सिंह की सरकार बनी। लेफ्ट साइड में बीपी सिंह के बैठते थे अटल बिहारी वाजपेयी, और लेफ्ट साइड में बैठते थे सोमनाथ चटर्जी। नहीं, अडवाणी नहीं बैठते थे, हरिकिशन सिंह सुरजीत बैठते थे। हैं? ऐसा मत करिए, रामो वामो की सरकार थी, अडवाणी को बिठा रहे हैं भाई, भगवान जी, ऐसा मत करिए। खत्म करता हूँ। बीच में बैठते थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, एक बार बैठते थे वाजपेयी जी, एक बार बैठते थे सोमनाथ चटर्जी जी, हरिकिशन सुरजीत जी। इस देश जब अभी तक के सबसे आज़ादी के बाद सबसे बड़े सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन से गुजर रही थी, इस देश में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया था। जब एक बड़े सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन से गुजर रही थी, तो वह दल जो सत्ता में सरकार के साथ थी, उसने कमंडल आंदोलन यात्रा शुरू किया, सोमनाथ यात्रा। थोड़ा सा करेक्शन है, कमंडल पहले शुरू हो गया था, उसके काउंटर में मंडल लाया गया। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं मेरी बात आप मैं आयोग आया, उसकी हुई, जान लीजिए, सोमनाथ चटर्जी ने मंडल आयोग और कमंडल आयोग, भले ऑफिशियली मंडल बाद में आया, लेकिन ऑफिशियली तो देखिए मंडल आयोग का गठन हो गया 79 में, जनवरी में। मंडल आने वाला नहीं सर, एक सेकंड, जनवरी 1979 में बीपी मंडल के आयोग ने काम करना शुरू किया। 1980 के आखिरी में दिसंबर में उन्होंने ज्ञानी जैल सिंह को रिपोर्ट सौंपी। तो सवाल तो मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि इंदिरा जी और राजीव जी ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू की? ठीक है, सरकार का अपना नियम, अपना फैसला था, उसने लागू नहीं किया। के टाइम पे लागू नहीं थी, किसी के टाइम। मान लिया विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने वह लागू किया मंडल आयोग की सिफारिश को जी। एक बगल राइट विंग, एक बगल लेफ्ट विंग बैठते थे।
जब यह देश सबसे बड़े सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन से गुजर रही थी, तो इसके राजनीतिक प्रभाव से बचने के लिए, वोट की राजनीति करने के लिए एक दल थी जिसने सोमनाथ यात्रा शुरू किया। हाँ। आप देखिए, राजनीति को समझना पड़ेगा। हम एक दल दूसरे दल का विरोध करें, उनके पॉलिसी का विरोध करें, इससे चीज़ें बदल नहीं जाएंगी। हाँ। जब आप धर्म की राजनीति करेंगे तो वहाँ से काट में स्वतः एक राजनीति की धारा चलेगी। वह जाति की धारा हो सकती है, वह क्षेत्र। काउंटर में ये अलायंस हुआ। मैं ये कह रहा हूँ कि राजनीतिक अस्थिरता में यही कर रहा था उस समय, जो मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाया था। इसका ये मतलब नहीं कि वो सत्ता में है वो विपक्ष में। राजनीति में तो सभी है ना, जो सत्ता में हो जो विपक्ष में हो। आखिर जो विपक्ष में वो भी फॉर द पीपुल है, जो सत्ता में है वो भी फॉर द पीपुल है। तो राजनीति के बीच जो सामाजिक परिवर्तन से गुजरती, तो जब आप धर्म की राजनीति करेंगे तो उसके काट में जाति की राजनीति चल सकती है, उसके काट में क्षेत्र की राजनीति चल सकती है, उसके काट में कुछ भी चल सकता है। जो फिट बैठेगा वो चलेगा। जब यह सामाजिक परिवर्तन हुआ 1989 में, उसका पॉजिटिव प्रभाव भी हुआ। समाज के सबसे कमज़ोर लोगों को मौका मिला, राइट्स मिला, सब कुछ मिला। तो इसका एक दुष्प्रभाव भी हुआ कि जातीय गोलबंदी हुई, और जातीय गोलबंदी हुई तो सब जगह जो आज हमको कह रहे हैं कि महागठबंधन के साथ लड़ेंगे ही लड़ेंगे, कौन इस पूरे देश में एक कांग्रेस को छोड़ के कोई दल बचा है जिसके साथ इन्होंने समझौता नहीं किया है? जिसके भाजपा ने, जिसके साथ गठबंधन नहीं किया है। हाँ। कांग्रेस के अलावा कोई बचा है क्या इस देश में? लेफ्ट आरजेडी नहीं, मैं भाजपा की बात कर रहा हूँ। हाँ, उन्होंने लेफ्ट और आरजेडी के साथ नहीं किया। नहीं, लेफ्ट के साथ तो किया। लेफ्ट 67 में थे। 67 में पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सम्मिश्र सरकारों की बात कर रहे हैं। सम्मिश्र सरकार में तो जनसंघ भी थे और कम्युनिस्ट भी थे। हाँ, और दोनों ने ही एक दूसरे की सदारत नहीं स्वीकारी थी। एक किसी और की लॉटरी खुलती थी, कभी भोला पासवान शास्त्री की खुलती थी, कभी महामाया बाबू की खुलती थी। और इतना ही नहीं, अच्छा, मुझे एक चीज बस बता दीजिए। और बीजेपी और कम्युनिस्टों की तो एक साथ, कांग्रेस के नेहरू जी के मंत्रिमंडल में तो संघ के लोग भी थे। नहीं, वो देखिए, वो आजाद, वो एक उसका संदर्भ है। अरे सुन तो लीजिए रंजन बाबू, उसका संदर्भ है। वो एक किस्म की राष्ट्रीय सरकार थी जो आज़ादी के बाद बनी, लेकिन फिर चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो सब एक एक करके अलग भी हुए। खुद उनके साथ जो आज़ादी का आंदोलन लड़े, राजगोपालाचारी समेत कई लोग, वो भी अलग हुए थे, JB कृपलानी सर। मैं ये जानना चाहता हूँ, एक बिल्कुल मौजूद अभी का पॉलिटिकल सवाल है। कई सियासी पंडित ये कह रहे हैं कि ये सब ठीक है, मुखामुखम, लेकिन एक संभावना ये भी है कि कांग्रेस और नीतीश फिर से गुइयाँ बज्जू बन जाए, फिर से पुराने दिनों की तरह चलो एक बार फिर से दोस्ती कर लें। इसीलिए लोगों ने कहा कि देखो, राहुल गांधी की रैली हुई तो नीतीश पर तंज नहीं कसा, मोदी पर फोकस था। क्या कांग्रेस और JDU की सांप्रदायिकता से लड़ने के नाम पर, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग टर्म यूज़ करते हैं, फिर से दोस्ती हो सकती है? इज देयर अ पॉलिटिकल पॉसिबिलिटी? नहीं दिखता है मुझे, इस तरह का कोई चीज़ नहीं दिखता है। हम चूँकि महागठबंधन बड़े मेजोरिटी के साथ हम सरकार में आ रहे हैं, बड़े मेजोरिटी के साथ। तो रैली वाली बात हो गई, सब लोग कह रहे हैं हम आ रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, आप जब मुझे अनुमान लगाने के लिए कह रहे हैं क्या ऐसा हो सकता है, हाँ। तो जो हो सकता है, जो मैं महसूस करता हूँ, का और JDU का अलायंस नहीं होगा। मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता, भगवान जी को आपके बगल में ही लग गया। मुझे इसीलिए लगता है कि जिस तरह कांग्रेस, गैर कांग्रेसवाद के ज़माने में कम्युनिस्ट और जनसंघ एक साथ होते थे, हाँ। आज गैर सांप्रदायवाद के खिलाफ में, गैर भाजपा गठबंधन में कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि नीतीश और कांग्रेस भी हों। ये हाँ, ये आइए, आई कम टू ये आपके कॉमरेड मित्र कह रहे हैं कि सारा खेला जो है वो सांप्रदायिकता के खिलाफ है। वो बोल रहे हैं नीतीश जी जो आपके पार्टनर है वो उनके साथ चले जाएंगे। नहीं, इसलिए ऐसा नहीं है। वो जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार बनने वाली है और नीतीश जी हमारे साथ रहने वाले हैं। नीतीश जी उनके साथ जाने वाले नहीं हैं। हाँ। ऐसा तय है। और वो किस आधार से कह रहे हैं उनको समझ बात नहीं आ रही है। नीतीश जी मेरे साथ हैं, मेरे साथ सरकार बने। और ये लोग जो सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं, बीजेपी पर क्यों इल्ज़ाम लगाते हैं सब सांप्रदायिकता का? देखिए, वो तो चश्मा की बात नहीं है सर। जैसा चश्मा पहने वैसा दिखाई पड़ेगा। बीजेपी सांप्रदायिकता कहाँ है? जब बीजेपी की सरकार भी बनी हुई है, कहाँ कहीं ऐसा हुआ है? जब उनकी सरकार थी तब सांप्रदायिकता थी। अभी बीजेपी की सरकार है तो कहीं आप हिंदू मुस्लिम के बीच में झगड़ा नहीं सुने होंगे, नहीं कहीं अखबार में आया होगा। जब कांग्रेस की सरकार थी तो रोज दिन ऐसा आपको सुनने को मिलता होगा। बताइए, कह रहे हैं एकदम सब राम राज्य है, कहाँ है हिंदू मुस्लिम का झगड़ा? हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कैसे नहीं है? इनके राज्य में शाहीन बाग आंदोलन हुआ, क्या था?
दमन कहीं था, दमन का प्रतिरोध था। किसका दमन था? हाँ, बाद में हाँ, ये साइन विभाग मुद्दा एक अलग प्रायोजित मुद्दा था। उसको कॉमनल कास्ट कॉमनल से नहीं जोड़ा जाए कि कोई कॉमनल बातें थी। शाहीन बाग वो सीए के अगेंस्ट में वो लोग बैठे थे, तो उन्हें कहीं यदि ऐसा ही रहता, दमन की बात रहती, तो उन्हें कब को 24 घंटा में हटा दिया जाता है। ऐसा थोड़े ना है कि सरकार की कोई शक्ति नहीं होती है, लॉ एंड ऑर्डर, उन्हें हटा दिया जाता। लेकिन उन्हें बैठने दिया गया, उन्हें पूरी आज़ादी दी गई कि आप जितने दिन बैठो, जबकि उनके कोर्ट की वर्डिक्ट भी आई, सारी चीज़ आए, फिर भी वो बैठे रहे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कॉमनल का तो कहीं बात ही नहीं उसमें है। कोई कॉमनल नहीं होता बीजेपी के टाइम पे। नहीं, कोई कॉमनल की बात नहीं। आप उदाहरण दें, और मैं तो नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ, आपके मित्र उदाहरण दे रहे हैं। नहीं, वो उदाहरण जी वो दे रहे हैं कुछ। हाँ, मैं देता हूं। एक बड़ी मोटी तगड़ी एफआईआर लॉन्च हुआ दिल्ली दंगों पे। दिल्ली दंगा शाहीन बाग के समय का ही दंगा था। बड़ा पूरे एफआईआर में कहीं कपिल मिश्रा की नाम नहीं है। ये बताएंगे कि प्रधानमंत्री जी ने किनके बारे में कहा था कि आप कपड़े देख के पहचानिए। किसके बारे में अमित शाह जी ने कहा था कि बटन यहाँ दबाओगे तो पाकिस्तान में जाके आवाज़ सुनाई देगा। बताइए किसके साहब। बारे में कहा था? देखिए, ये तो इन लोगों का एक नज़रिया है कि किसी भी चीज़ को जब इतना ही बात रहता है, सांप्रदायिक बातें की बात ये लोग करते हैं। क्या नहीं, वो उनका सवाल ये है कि कपड़ा देख के पहचान जाएंगे, किसके लिए कहा था? कपड़ा देख के पहचानने की बात, यहाँ तो सभी लोग बैठे हुए हैं, तो पता ही नहीं है कि किसके। नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा था। कभी ऐसे बात नहीं की थी, कपड़े देख के आप पहचान जाओगे। अरे सर, ये रिकॉर्ड, इट्स अ वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट कपड़ा है। देख के पहचान जाओगे, ऐसा परिप्रेक्ष्य में थोड़े नहीं वो कह क्या रहे थे कि परिप्रेक्ष्य था? कोई परिप्रेक्ष्य, उनका तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य था कि कपड़ा देख करके लोगों को पहचान आता है। सही बात क्या? है कि कपड़ा देख के क्या पहचान? नहीं, वो पंजाबी ड्रेस में आपको कोई पता नहीं होता तो आप कपड़ा नहीं, देख के बता सकते नहीं, थे कि लगता कौन है ना, किस पार्टी जैसे का है। हम पगड़ी पहने हुए हैं तो हम सिख हैं, कपड़ा ही तो है। ये तो धार्मिक पहचान हो गई ना। तो क्या तो प्रधानमंत्री धार्मिक पहचान की बात कर रहे थे? नहीं, वो पहचान तो वही होता क्या है ना। प्रधानमंत्री धार्मिक पहचान की बात कर रहे थे? नहीं, धार्मिक कि आप इनका धर्म पहचान लो, फिर आगे क्या? ये कहीं देखिए, इनका जो कथन है ये सिर्फ उस तरह ही ले जाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है, विकास से संबंधित जो बातें हैं, तो उनको वो मोल्ड करना चाहता है। यदि इसी सांप्रदायिकता की तरफ है। हाँ, उनको मोल्ड करते हैं ना। इनको यदि विकास नहीं दिखता है। विकास दिखता तब तो इनको तब तो ये भाजपा में शामिल हो गए होते। 44 से फिर इनको तो 10% उनका जो विरोधी दल का जो उनका होना चाहिए अधिकार, वो भी नहीं मिल पाता है। बताइए साहब, आप लोग विरोधी दल तक नहीं हो पा रहे हैं, क्या वजह है कांग्रेस की छीछा लेदर की बिहार में, देश में? मैं वही बता रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि 10% इनका सीट का संख्या नहीं रहा, विरोधी दल का दर्जा नहीं मिला। इसके ठीक बाद एक हम अपने विरोधी दल की क्या उदाहरण दे रहे हैं। दिल्ली की सरकार बनी, 3 एमएलए थे इनके। 70 में 3 एमएलए थे। अरविंद केजरीवाल ने उनको विरोधी दल का दर्जा दिया। क्यों दिया? इसलिए दिया कि सदन में विरोधी दल का होना जरूरी है। इसलिए इन्होंने इसलिए नहीं दिया कि जब लोक लेखा समिति के सामने यह कहा जाएगा कि पीएम केयर फंड का ऑडिट करो, तो ये कहेंगे कि हम नहीं करेंगे। ये नहीं करेंगे, हम चोरी किए कि नहीं किए ये नहीं कहेंगे, कहेंगे हम जांच ही नहीं करेंगे। तो इसलिए चूंकि विरोधी दल का एक बड़ा रोल है, विरोधी दल के नेता का एक बड़ा रोल है पार्लियामेंट में, असेंबली में, तो एक ये ये नारा दिया है कांग्रेस मुक्त भारत। ठीक है, तो नारा दिया, तो हम इनके पार्टी में अभी लगभग 70 से ज़्यादा सांसद हैं जो पहले कांग्रेस में थे, उनको निकालेंगे पहले पार्टी से। हैसियत है तो बताइए। ये क्या उनके पार्टी से हमारे दल में 70 एमपी हम लाए उनको क्या? अच्छा, ला के फिर बनाए? नहीं, व्यक्ति जब एक सेकंड सुन ले। देखिए, राजनीतिक बातें जब आप समझेंगे, कोई भी व्यक्ति किसी दल से आता है तो ये आपको मालूम है, आपको सबों को मालूम है, सुन लीजिए भाई क्या कह रहे हैं आपके साथी। ये सबों को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और उसके कैडर कार्यकर्ता की वहाँ संख्या है। हमारे दल में कोई आते हैं और कोई कॉम्पिटेंट ही यदि पर्सन है और वो उस दल से यदि वो इनकॉम्पिटेंट अपना है, तो वो तो उस दल को सोचना चाहिए कि मेरा इनकम सब छोड़ के क्यों जा रहा है, तो वो इनकॉम्पिटेंट उनके लिए था, और हो सकता है मेरे लिए कॉम्पिटेंट होगा। हमने उनको उनके दल से तोड़ के तो हम नहीं लाए, वो आए और हमने उनको जिताया, हमारे दल से वो जीते। तो मेरे इसको शास्त्रों में ऑपरेशन कमल भी कहते हैं। नहीं, ऐसा कोई ऑपरेशन इसमें क्या है, ये तो राजनीतिक है, ये तो आदमी आते रहेंगे, ये दल है, दल को जोड़ना पड़ता है, बड़े दल हैं तो सभी लोग आते हैं, उसमें एमपी बने, एमएलए बने, तो उसमें मेरी तो जनता की तो जनता ही चुन रही है। जनता चुन रही है। जी बाबा जी। बेगूसराय में जो कहते हैं, बेगूसराय में अभी बीजेपी के जितने जनप्रतिनिधि हैं 90% कम्युनिस्ट पार्टी से आए।
हाँ क्यों चले गए? फिर तो उनका तर्क आप पे भी लागू होता है ना कि क्यों चले गए? हाँ क्यों चले गए ये सवाल है जरूर। नर्सरी वहीं से। हाँ नहीं, नर्सरी क्यों चले गए ये कहना एक लंबी कहानी कहनी होगी। अरे क्या कह दीजिए। ये यहीं जिस बेगूसराय में ये बेगूसराय विधानसभा लगती है यहाँ पे। हाँ ये सुरेंद्र मेहता यहाँ से विधायक थे, अभी राजकिशोर जी की पार्टी ने उनको बछवाड़ा भेज दिया है लड़ने के लिए। वो भी हमें कल माइक पे बता रहे थे, बोले सर मैं तो AISF का कार्यकर्ता था, सुशील मोदी जी आए, भाजपा में शामिल किया, मान सम्मान दिया तो मैं चला गया। उन्होंने बीजेपी का ये बखरी में जिनको इन्होंने टिकट दिया रामाश्रय पासवान को, वो तो नक्सली थे। मतलब आप नेता तैयार करते फिर इनको कहते ले जाओ अब भाई बहुत तैयार है रोको। इसके पहले जो रामानंद राम थे संतोष जी का डफली बजाते थे उनके संगठन में बैठ। हाँ तो चले क्यों जाते हैं सब छोड़ छोड़ हाँ के? चले क्यों जाते हैं, एक बात है कि यहाँ पर कैरियर का विकास नहीं है, सो जान लीजिए प्रश्न। एक कमी है कम्युनिस्ट आंदोलन, कमी है। हाँ कम्युनिस्ट आंदोलन में एक कमी हुई। जो लिऊ शाओची ने कहा था कि अच्छे कम्युनिस्ट कैसे बने, उसमें सेल्फ डेवलपमेंट की सबसे बड़ी बात थी। सेल्फ डेवलपमेंट की गुंजाइश जो है, आत्म विकास की गुंजाइश वैचारिक स्तर पर भी, भौतिक स्तर पर भी, सांस्कृतिक स्तर पर भी, शैक्षणिक स्तर पर कम्युनिस्टों में या कम्युनिस्ट आंदोलन में कुंठित होता चला गया, ये जान लीजिए। और 1990 के बाद ये और तेजी के साथ हुआ। बड़े भाई के बात का हम ये प्रतिकार करेंगे। हाँ एक सेकंड, माइक पे जो प्रतिकार करना है सब माइक पे करना है ताकि दर्ज होता जाए। बड़े भाई की बात का प्रतिकार करेंगे। ये पहले तो आप बड़े भाई को थैंक यू बोलिए कि इनकी पार्टी आपको नेता तैयार करके दे रही है इतने सारे। हमारे पार्टी में मैं पहले ही कहा कि जो हमारे दल में बड़ा दल है, हमारा कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, कोई पारिवारिक पार्टी नहीं है। हमारा दल इतना बड़ा है कि उसमें आते हैं लोग तो उन्हें मौका मिलता है, और यहाँ हर लोगों को मौका मिलता है। हाँ। ऐसा नहीं है कि कोई इसमें कोई अछूता है। वो लोग कहेंगे, वो कहेंगे, कांग्रेस वाले कहेंगे, सब कहेंगे, लेकिन हम सबको अंगीकार करते हैं, सबको मौका देते हैं। मेरा तर्क ये था कि आप ये कह रहे हैं कि वहाँ वो डेवलपमेंट करने का व्यक्ति का ये नहीं होता है, तो आप वो और मार्क्स और लेनिन का उनका काफ़ी गहन अध्ययन भी है। तो रशिया में जाएं, वो रशिया की बात करें, आज क्या रशिया की क्या स्थिति, क्या वहाँ डेवलपमेंट व्यक्तियों का नहीं हो रहा है? वो तब नहीं हो रहा था जब रशिया एक था। वो टूटा, रशिया क्यों टूटा, तो वो उस संबंध में मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। हाँ देखिए, डिटेल में जाएंगे तो रशिया के तब के तानाशाहों की भी बात करनी पड़ेगी और मौजूदा तानाशाह की भी बात करनी पड़ेगी। एक मिनट, मैं इस बात को कबूल करता हूँ आत्मालोचना में कि रशिया कम्युनिस्ट पार्टी, जो सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी का जो पतन हुआ, तो निश्चित रूप से वहाँ डेमोक्रेसी नहीं आई, ना अंदर आई और ना बाहर आई। मैं इसको कबूल करता हूँ, ये आत्मालोचना में। तो लेनिन की मौत के बाद झगड़े से ही शुरू हो गई थी। एकदम डेमोक्रेसी का अभाव कम्युनिस्ट पार्टी का या सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी का पतन का कारण हुआ। लेकिन सोवियत संघ के टूटने का कारण, देश के टूटने का कारण राष्ट्रवादी थे। ये भी राष्ट्रवादी हैं, समझे ना, ये भी देश को तोड़ ही रहे हैं। वहां भी राष्ट्रवादी जब आए सत्ता में सोवियत संघ में। अच्छा, जैसे आपने तोड़ने की बात कही, तो इनकी पार्टी आप लोगों को टुकड़े टुकड़े गैंग बोलती है। हमको टुकड़े टुकड़े गैंग बोलती है, लेकिन देश को टुकड़ा कर रही है ये। आज देश की क्या हालत है कि हर समाज, हर सोसाइटी एक दूसरे को शंका की नजर से देखता है। कोई इंडियननेस नहीं है, सो जान लीजिए जमीन पर इनका इंडियननेस हो सकता है। ये कहने का इंडियननेस हिमालय, गंगा और सीमा से नहीं होता है। इंडियननेस, नेशन की परिभाषा जनता से होती है, पीपुल से होती है। और उस पीपुल कहाँ है? वो पीपुल तो टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। देखिए, ये आपके दोस्त क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं आप लोग समझ पीपुल को नहीं जोड़ रहे हैं। नहीं, वो हमको समझे ना, इंडियननेस कहाँ नहीं है, कहाँ इंडियननेस नहीं है। हमारा तो पूरे, हम तो जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो कहाँ इंडियननेस नहीं है, तो हम इसको समझे तो। चलिए समझ, एक से ये बड़ा भाई बेतरतीब जा रहा है, बिहड़ हो रहा है। राष्ट्रीयता की बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा इसमें कि जब सरकारी दफ्तरों में जाते हैं काम करवाने के लिए, वहाँ पर घूस लिया जाता है और घूस दिया जाता है, वहाँ राष्ट्रीयता कहाँ चली जाती है? जहाँ पर सड़क बनती है सरकार के पैसे की, और उस ठेकेदारी, उस सड़क के पैसे में ठेकेदार पैसा कमा करके अपने जेब में ले लेता है, वो राष्ट्र की परिसंपत्ति बना रहा होता है, वहाँ पर राष्ट्रवाद कहाँ चला जाता है? जब अस्पताल बनते हैं, जब रेलवे बनती है, भ्रष्टाचार के वो भी देखना चाहिए। अच्छा चलिए, अब फिर से विषयों पे आ जान दीजिए। एक एक करके मेरे 4-6 टॉपिक हैं, उस पर आप लोगों का ज्ञान चाहिए, वरना ये तो सुबह जाएगी। हाँ सर, पूछ रहे हैं कि वो सवाल आपसे भी पूछें, नीतीश भाजपा के साथ कि कांग्रेस के?
भाजपा के साथ हमारा अभी गठबंधन चल रहा है, फिर भाजपा के साथ चल रहा है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, आप जबरदस्ती उनको। कांग्रेस, हम किसी के साथ जाते नहीं हैं, हमारे साथ लोग आते हैं। ये आपको जिसके साथ रहते हैं वो सब मेरे जैसा हो जाते हैं। हम लोग हम पर आरोप लगाते हैं कि महागठबंधन के साथ आपने सरकार बनाया भी यहाँ बिहार में, और आप चले गए बीजेपी के साथ। हम महागठबंधन के छोरे थोड़े, महागठबंधन ने हमको छोड़ा। क्यों छोड़ा? अरे क्यों छोड़ा? हम जिस ग्राउंड पर जनता से वोट मांगे थे, जनता ने जो मंजूरी दी थी हमको दी थी, और हमको दी थी जो मेरा कार्यक्रम था उसके आधार पर दी थी। तो राजद और कांग्रेस मेरे साथ थी, लेकिन जिस सवाल पर हमने चुनाव लड़ा और जिस सवाल पर सरकार बनाई, उसमें जो एजेंडा था और जो अड़चन आ रही थी, अड़चन आ रही थी ना, तेजस्वी पर जो आरोप लग रहे थे, आय से अधिक मामला पर जो बात आ रही थी, और बार बार कहा जा रहा था उनको। तो ये बात आप लोगों ने अपने कांग्रेस के दोस्तों को नहीं समझाई? कांग्रेस के दोस्तों को मैंने कहा भी कि आगे आप देखिए, लेकिन इनका वहाँ घुटना टेके हुए, राजद के सामने घुटना टेके हुए हैं वो, इसलिए उनके सामने बोले नहीं सकते हैं। एक चीज़ सर मैं इसमें नोटिस में देना चाहूँगा कि 3 टर्म का हम सरकार देख रहे हैं इनकी, इसमें तीनों टर्म के नारे 3 रहे हैं, और आज वो तीनों नारे हाशिए पर से भी गायब हैं। कौन से नारे? एक बार का रहा कि हम सुशासन देंगे, उसके बाद आया विशेष राज्य का दर्जा, लोक सेवा अधिकार, भ्रष्ट आचरण अधिनियम, नियंत्रण अधिनियम जो था, विशेष न्यायालय विधेयक, ये सभी पिछले के चुनाव में आप देखिएगा पलट करके तो बहुत बड़े मुद्दे हुआ करते थे। आज सरकारी भ्रष्ट लोक सेवकों की संपत्ति सीज नहीं हो रही है। बहुत ही महिमा मंडन इस कानून का किया गया था, भ्रष्ट आचरण निवारण विधेयक के तहत ये था विशेष न्यायालय विधेयक, अलग पद क्रिएट किया था। सूचना उस पे अधिकार हम कानून, जी बिल्कुल गवर्नेंस पे मुद्दे पे हम आएंगे। अब थोड़ा एक एक करके विषयवार शुरू कर ले सर, आ गया है रंजन बाबू, थोड़ा सुन लीजिए। तो हम लोग 5 शिक्षा पर शुरू कीजिए, संतोष जी से शुरू करें। हम तो वैसे ही आधे आपके सामने, एक तो आप गुरु हैं, 1 गुरु 2 गुरु तीसरे गुरु। हम लोग 5-6 विषयों पर बात करेंगे, एक एक करके आपकी राय लेंगे। एक जो जैसे बिहार का जिक्र आता है, लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है ना, शुरू से अब तक बेगूसराय का बड़ा जिक्र हुआ। हम यहाँ पर आए तो हमें श्री बाबू का भी नाम बताया गया और कामदेव सिंह का भी नाम बताया गया, तो वो जो परंपरा है उस पर बात करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर एक। दूसरा शिक्षा पर बात करेंगे, नालंदा और विक्रमशिला वाला बिहार, और रूबी रॉय वाला बिहार, तो उस पर भी बात करेंगे। दैट इज़ पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, यहाँ पे कास्ट आइडेंटिटी बहुत असर्ट की जाती है, तो कई मामलों में वो पथ प्रशस्तकारी भी रहा, चाहे मुंगेरी लाल कमीशन की बात हो, फिर मंडल को लागू किया गया, फिर यहाँ MBC को लेके, मैं अभी कमीशन का नाम भूल रहा हूँ, सरकार नीतीश जी ने कौन सा बनाया था MBC के लिए कमीशन? नहीं वो एक बंदोपाध्याय कमीशन, वो भूमि हदबंदी और उसके लिए जो बनाया था। तो इन सब पे बात करेंगे, और उसके बाद बात होगी ब्रांड बिहार पे, बेरोजगारी पे, है ना, हेल्थ की जो सब हमने चमकी बुखार देखा और कोविड के टाइम पे देखा, तो इस पर एक एक करके बात करेंगे। शुरुआत शिक्षा से कर लेते हैं। बताइए सर, कहाँ गड़बड़ है? स्कूल वाले तो शिकायत कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ कह रही हैं, एक पटना यूनिवर्सिटी छोड़ के कोई 3 साल में ग्रेजुएट नहीं करवा पा रहे हैं। जो स्टूडेंट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि साहब एग्ज़ाम नहीं आता, 8-8 बार नोटिफिकेशन आता है। वर्तमान समय में जो सरकार है उसके एजेंडे में शिक्षा है नहीं है। इसका नहीं ठीक है, इसका एक उदाहरण दीजिए कि राइट टू एजुकेशन बिल जो पास हुआ, उसके आधार पे जो विद्यालय का संरचना होना चाहिए वो यहाँ कुछ बना नहीं। अभी सरकार को आवश्यकता होती है ज़मीन लेने की, फैक्ट्री के लिए, रोड के लिए, तो अधिग्रहण हो जाता है, लेकिन एक विद्यालय में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल का मैदान चाहिए तो सरकार उसके लिए कहेगी कि आप डोनेट करवाइए, जबकि वो उसमें बहुत कम पैसे लगेंगे, रोड और फैक्ट्री के एवज में वो ग्राउंड बना देता है, जिससे बच्चे आज जो राष्ट्रीय स्तर पर हम खेल में पिछड़ जाते हैं तो वहाँ नर्सरी पैदा होता। या फिर बच्चे के रोजगार की बात जो होती, अगर
शिक्षा के क्षेत्र में रोजगारोन्मुखी शिक्षा की स्थिति होती, वहाँ सारी बागवानी की व्यवस्था होती और भी सारी व्यवस्था होती, तो वहाँ से बच्चे दक्ष होकर निकलते, तो बाद में जो हनुमान कूद होता है तो वो नहीं होता। तो कहीं न कहीं यहाँ शिक्षा जो है टारगेट में नहीं है। ये कब से बिगड़ी हुई है बिहार की शिक्षा व्यवस्था? हमें लगता है कि वो आज़ादी के बाद कुछ दिनों तक ये हुआ, लेकिन उसके बाद ये पटरी से उतर गया। हम आपको बताना चाहते हैं 92 से हम लोग यहाँ साइंस मूवमेंट शुरू किया था भारत ज्ञान विज्ञान समिति के नेतृत्व में। उस समय यहाँ जो विद्यालय की स्थिति थी कि विद्यालय में शिक्षक समय से नहीं आते थे और विद्यालय में बाबू समय से नहीं जाते हैं आप लोग? वो उस समय शायद शिक्षक नहीं थे। अभी तो है, लेकिन हाँ अभी हैं। अभी के बारे में भी मैं कहना चाहता हूँ कि विज्ञान आंदोलन के संपर्क में जितने हमारे साथी थे वो आज जहाँ प्रधान की हैसियत में बेगूसराय में इस तरह से कम 35 से 40 विद्यालय हैं जो आज मॉडल के रूप में है। वहाँ कॉन्वेंट से बच्चे सरकारी स्कूल में आ रहे हैं, वो भी लोकल संसाधन से। सरकार का अलग से कोई संसाधन उसमें नहीं है। यहाँ हमारे जो प्रधान हैं, जो आंदोलन से प्रेरित हैं, जो चाहते हैं कि विद्यालय हमारी प्रतिष्ठा है, वो जैसे मोहनपुर से शुरू हुआ, वहाँ राजेश जी के नेतृत्व में शुरू हुआ पहला, और उसके बाद हमारे तमाम साथी जो लगभग 30 से 35 विद्यालय हैं जहाँ आज सारे संरचना है, कंप्यूटर है, पुस्तकालय है, वो सब चीज़ है जनता के सहयोग से। जी एजुकेशन, प्राइमरी का एजुकेशन कॉलेज लेवल पे और बाद में फिर सरकारी नौकरी। हम प्राइमरी एजुकेशन में चूँकि काम कर रहे हैं, इसका सबसे ज़्यादा तल्ख अनुभव मुझे है जी। और इसमें हम कहना चाहेंगे कि शिक्षा का अधिकार, अभी संतोष जी सही बोल रहे थे, शिक्षा अधिकार कानून को ज़मीन पर उतारने के लिए जो सरकार के स्तर से कवायद होनी चाहिए उस रूप में काम नहीं हुआ। हम बताएंगे इसमें एकदम बिंदुवार कि शिक्षक और छात्र का अनुपात एक मानक है, उसका 1:35 और 1:40। इस अनुपात से अभी हम बहुत पीछे हैं और बहाली की जो प्रक्रिया अपनाई गई उस प्रक्रिया में लिटिगेशन इतना है और उसमें बहुत सारे विवाद इतने हैं कि वो बहाली अपने गंतव्य तक पहुंच नहीं पाती है और वो बहालियों के एवज में बहाली का काम कम और उसको लेकर के राजनीतिक चर्चे ज़्यादा होते हैं उपलब्धियों के रूप में प्रेजेंट करने के लिए। और फिर दूसरी बात आती है कि विद्यालय जैसे एक अभी जिस विद्यालय में हैं एक निजी विद्यालय है, निजी विद्यालय सोसाइटी में सस्टेन करे, सरवाइव करे, इसके लिए सरकार ने बहुत कड़े मानक बना के रखे हैं। इतना ज़मीन होना चाहिए, इतने इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ये सारी। लेकिन सरकारी विद्यालय में इस तरह के मानकों का कोई केयर टेकिंग नहीं होता है। आज सरकार बताती है कि हमने हाई स्कूल खोले हर पंचायतों में, जबकि स्थिति इससे ठीक उल्टी है। किसी भी पंचायत में एक भी नया हाई स्कूल नहीं खुला है। एक मिडिल स्कूल को औने पौने भाव में ताबड़तोड़ थोड़ा रंग रोगन करके अपग्रेड करके हाई स्कूल के रूप में घोषित कर दिया गया और आज स्थिति ये है कि न वो ढंग का हाई स्कूल रहा, न वो ढंग का मिडिल स्कूल। अच्छा ये बताइए, 2 सवाल हैं पॉइंटेड, आई विल कम टू यू। पहला सवाल ये है कि जो मैंने इनसे भी पूछा कि ये स्थिति कब से बिगड़ रही है, इसी रिजीम में बिगड़ी, पिछले में, या कभी ध्यान ही नहीं दिया गया? दैट इज़ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सरकारें ये कहती हैं कि हमारे पास जितने संसाधन हैं उसमें ये हम सर्वोत्तम देने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए जो रेगुलर वाला पे ग्रेड है उसमें सबको नहीं दे सकते, तो कभी शिक्षा मित्र, कभी कोई और चीज़, कभी वो टेम्परेरी टीचर। नहीं, हम इसका खंडन करते हैं, हम इसका खंडन करते। जैसे अभी बात अभी सरकार में जो लोग हैं उन्हीं की ओर से ये ब्रीफिंग आ रही है। जैसे कहा गया कि वेतन के मद में अभी बोला जा रहा है कि 10 लाख, एक राजनीतिक समूह बोलते हैं कि 10 लाख रोजगार हम देंगे, जिसमें विपक्ष की ओर से बातें आती है कि 4.5 लाख तो टीचर के जॉब में जाएंगे या और भी जॉब में जाएंगे, तो पैसा कहाँ से लाएंगे? तो फिर इसके काउंटर में अभी हम एक चीज़ बताएंगे, वो टेक्निकल चीज़ है। जैसे सरकार के तरफ से कहा जाता है कि ये जैसे हम लोगों का पोस्ट, मैं नियमित शिक्षक के कैडर में हूँ और बहुत सारे नियोजित शिक्षक के कैडर में आते हैं। नियोजित शिक्षक के कैडर से पहले जो हम लोगों का कैडर है उस कैडर को कह दिया गया कि ये मरणशील पोस्ट है, यानी हम लोग रिटायर कर जाएंगे तो चेयर के साथ रिटायर करेंगे। ये गवर्नमेंट के प्रोसीजर में बोला जाता है, लेकिन जो गवर्नमेंट का बजटियर प्रोसीजर है उसमें ये नहीं मर रहा है। ट्रेजरी में बिल जाता है पास होने के लिए तो उसमें लिखा जाता है टोटल स्वीकृत पद,
टोटल रिक्त पद और ये विपत्र जो पारित किया जा रहा है उसके लिए कितने पद के एवज में ये विपत्र दिया जा रहा है। तो नॉन प्लान बजट जो होते हैं वो गवर्नमेंट का परमानेंट एसेट होता है, उसका परमानेंट बजट है, उसके लिए कोई योजना नहीं बनानी पड़ती है, वो एकदम फ्लो में आता है। उसके पैसे को बचा करके और पब्लिसिटी में, पॉपुलरिटी में एक्सपेंस करने की जो कवायद चली उसके पीछे राजनीतिक नेता आते हैं। आज स्कूलों को हेडमास्टर नहीं है, आज स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आज स्कूलों कब से है सर? ये बिहार की ये जो बिगड़ी हुई शिक्षा व्यवस्था है ये कमोबेश 2004 से उसके पहले ठीक था? डाउनफॉल में जाने लगी व्यवस्था। उसके पहले ठीक था? उससे पहले संघर्ष था, लेकिन चीजें प्रोग्रेसिव वे में बढ़ रही थी। अब मतलब कह रहे हैं कि लालू के टाइम पे बढ़ रही थी, नीतीश के टाइम पे घटने लगी। लालू जी के समय में एक बहुत शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा था कि 25,000 उस वक्त बिहार और झारखंड साथ में 25,000 बीपीएससी के टॉप मेरिटोरियस टीचर्स के कैडर सेलेक्ट करके अपॉइंट किए गए थे और कमोबेश वही टीचर बिहार और झारखंड के प्राइमरी एजुकेशन को संभाले हुए हैं, स्कूलों को संभाले हुए हैं। उसको दक्ष कह रहे हैं और हम कह रहे हैं वो दक्ष नहीं था, बक्ष था। कह ये रहे हैं उस समय जो पैनल बना शिक्षक लोगों का, उसमें ऐसा देखने को मिला कि नेताओं लीडर की व्यापक पैरवी हुआ और हम लोग देखे हैं कि जिसको 3 अंक आया उसको 0 बैठा कर 30 अंक किया गया था और अपने आप को दक्ष टीचर कह रहे थे। उस समय भी मैं जावे के साथ कह सकता हूं। और उस समय बिहार में 125 प्रोफेसर की भी बहाली हुई थी, जिसमें सीता सिन्हा जैसे लोग विधायक थे और लोग सब अपना अपना का कोटा लेके सब लोग प्रोफेसर बन गए थे। उस समय की बात लोग दक्ष कर रहे हैं। और आज शिक्षा की जहां तक बात कर रहे हैं कि 2004 से पहले बहुत बढ़िया था। स्कूल था क्या? स्कूल में कमरा था क्या? टीचर थे क्या? कोई बेंच था क्या? कोई बच्चे स्कूल आते थे क्या? कितने लाख बच्चे स्कूल से बाहर थे। सरकार ने बाहर रह रहे स्कूल के बच्चे को सबको स्कूल में लाया। आज स्कूल चमचमा रहा है, बच्चे ड्रेस चमचमा रहा है। मेरा कहने का मतलब है, अभी हाई स्कूल की बात कर रहे हैं लोग। हाई स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर अभी जो हम एक हर पंचायत को जो स्कूल अपग्रेड कर रहे हैं उसको 30 लाख रुपया दिए हैं, कमरा बनवाए हैं। कमरा बनवाने के बाद उसमें बजाबते लगाया गया है, एलईडी टीवी लगाया गया है, 2 शिक्षक भी दिए हैं। परिभ्रमण के लिए भी हर एक हाई स्कूल में 1.5 लाख रुपया देते हैं, प्राइमरी में का 75,000 देते हैं, मिडिल को 1.5 लाख रुपया देते हैं। उसके शौचालय के इंतजाम के लिए रख 1.5 लाख रुपया दे रहे हैं स्कूल में। मैंने हर हाल में उसको साफ सफाई शौचालय सब दुरुस्त करने के लिए दे रहे हैं। टीचर की कमी नहीं है, 40 का अनुपात बता रहे हैं। दावे का साथ कहा जा सकता है कि प्राइमरी स्कूल में 40 पर 1 टीचर है, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं। कह रहे हैं कि 40 विद्यार्थियों पर 1 टीचर है। जी नहीं, बिल्कुल है। चलिए आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कॉर्पोरेट से होने के बावजूद जैसा मैंने कहा था, हाँ बिल्कुल, शिक्षा मेरा पसंदीदा विषय है। इसके बारे में मैं हायर एजुकेशन से शुरू करूंगा, क्योंकि लालू जी जब चीफ मिनिस्टर थे तब मेरी ग्रेजुएशन यहीं हुई थी। मार्क्स कम होने की वजह से जब मैं DU में एडमिशन नहीं ले पाया, वापस आया यहाँ, तो मुझे बड़ा मलाल था कि अब मुझे ग्रेजुएशन बिहार के किसी कॉलेज से करना पड़ेगा। सौरभ जी, मैं आपको बता दूं कि तब उस वक्त 90 के दशक में TNB कॉलेज भागलपुर, पटना साइंस कॉलेज, सेंट कोलंबा हजारीबाग, सेंट जेवियर्स रांची, लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर, ये माइलस्टोन होते थे। मैं ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ये कॉलेजेस वैसे थे जैसे नॉर्थ कैंपस के जो आपके 7-8 कॉलेजेस हैं। मुझे इस बात का बिल्कुल मलाल नहीं है कि मैं सेंट स्टीफन में इंग्लिश लिटरेचर से मैंने ऑनर्स नहीं किया या हिंदू में नहीं किया। एक से एक धुरंधर प्रोफेसर थे, बहुत अच्छा माहौल था। तब बिहार से हायर स्टडीज़ के लिए आज जो मतलब ट्रेनें भर भर के बच्चे जाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, आप 90 के दशक का रिकॉर्ड देख लीजिए, तब ये हालत नहीं थी। कैसे शुरू हुआ? ये मैं बता रहा हूँ। आज जब पटना साइंस कॉलेज आप जाएंगे और उसकी हिस्ट्री से आज के पटना साइंस कॉलेज को कंपेयर करेंगे, यू विल बी ग्रेटली डिसअपॉइंटेड। ये चाहे पटना साइंस कॉलेज हो या हाँ, मैं आपके सवाल पे 4 साल 6 साल का ग्रेजुएशन कब से होने लगा? ये तब भी होते थे। मैंने 5 साल में ग्रेजुएशन किया। तारीफ की मैंने कॉलेज में स्टैंडर्ड की तारीफ की। मैंने प्रोफेसर यू आर फाइन विद इट कि 5 साल में ग्रेजुएशन हो रहा है? 3 साल का। आई एम नॉट फाइन विद दैट, एब्सोल्युटली मेंशनिंग इट। नहीं, वो भी मैं मेंशन करूंगा। आपने कहा तो मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं कि हाँ, ये था, इरेगुलरिटीज थी।
मैं कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ तब की गवर्नमेंट को, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये वो दौर था जब हायर एजुकेशन के लिए हमारे पास अच्छे ऑप्शंस थे। उनका डिक्लाइन 5 साल 6 साल क्यों लगते हैं यहाँ ग्रेजुएशन में? माइंडसेट है, पंक्चुअलिटी को कहीं कोई वैल्यू नहीं है, ट्रेन भी टाइम पे अगर नहीं आ रही है, लचर व्यवस्था है, हमारा माइंडसेट भी वैसा है। हम छात्र भी रिवोल्ट नहीं करते उसके लिए, सड़क पे नहीं आते, बल्कि हम तो इसलिए आते हैं कि एग्ज़ाम्स की डेट्स बढ़वा दी जाएं, है ना। तो ये भी एक रहा है, लेकिन डिक्लाइन 90 के दशक से शुरू हुआ। उसके बारे में नीतीश कुमार की गवर्नमेंट का अगर सबसे बिगेस्ट फेलियर है तो वो शिक्षा है। बताइए सर, राजकिशोर जी। हाँ जी। रंजन की बात को मैं थोड़ा संदर्भ के साथ में बदलना चाह रहा हूँ। लालू प्रसाद यादव ने जो नियुक्तियाँ की थी, ठीक है, लालू प्रसाद यादव के समय हमारे पास विद्यालय के बिल्डिंग्स नहीं थे, लेकिन हमारे पास टीचर्स थे। टीचर की कमी होनी शुरू हो गई थी। लालू प्रसाद यादव ने एक बहाली बीपीएससी के थ्रू की थी प्राइमरी स्कूल्स के लिए। वो टीचर वाकई बहुत अच्छे थे जो बीपीएससी से सेलेक्टेड, मेरी बात पूरी होने दीजिए पहले, सेलेक्टेड होकर के आए थे। और उस सिलेक्शन के बाद लालू यादव ने चुनावी वर्ष में ही तमाम मुखिया के तहत एक बहाली की थी। वह गले की हड्डी बनी हुई है आज नीतीश सरकार के लिए। वहां पे लोग नहीं जाना की कोशिश करते हैं। वह गले की हड्डी है, वह न तो नीतीश को निगलते बन रही है न वोमिट करते हुए बन रही है। मामला वही सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर के फंस गया है। लालू यादव ने बहाली की थी मुखिया के थ्रू। मुखिया के पास गए, ओरिजिनल सर्टिफिकेट है नहीं है, साइकिल स्टाइल कराओ, डाल दो, दिस करो, दैट करो। और चुनावी घोषणा पत्र 2005 का जब आप चुनावी घोषणा पत्र देखेंगे, उसके पहले ही नीतीश सरकार ये घोषणा करते हैं कि हम सबको फुल फ्लेजेड शिक्षक बहाल कर लेंगे। और वही शिक्षक फुल फ्लेजेड होते हैं और उसके बाद नीतीश सरकार सत्ता में आ जाती है। अब देखिए शिक्षा में किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है और कहाँ नीतीश फंस रहे हैं और कहाँ लालू बाइज्जत बड़ी हो जाते हैं। नीतीश फंसते हैं, आते के साथ ही उसको वो शिक्षक का दर्जा दे देते हैं। जो पंचायत शिक्षक थे वो प्राइमरी से लेकर के हाई स्कूल तक बहाली हो जाती है मुखिया के द्वारा। शिक्षा मित्र थे, वो शिक्षा मित्र थे जिसकी उन्होंने बहाली की थी। नीतीश जी ने उनको फुल फ्लेजेड शिक्षक का दर्जा दे दिया। वो बीएड थे नहीं थे, क्या थे नहीं थे, डिग्री थी नहीं थी, कोई जांच पड़ताल नहीं हुई। अब जब नीतीश सरकार आ गए और मदन मोहन झा उनके कैबिनेट सेक्रेटरी वगैरह एजुकेशन सेक्रेटरी थे और उन्होंने नियोजन शब्द किया। नियोजित शिक्षक वहीं पे आता है, सहायक शिक्षक के जगह पे। अब ये लालू प्रसाद यादव और शत्रुघ्न सिंह के बीच की वार्ता का परिणाम था या कहाँ का किस वार्ता का परिणाम था, वो मुझको पूरे डिटेल की जानकारी नहीं है। अब जब नीतीश सरकार आए हैं, नियोजित शिक्षक आ जाते हैं। नियोजित शिक्षक के लिए 2006 में आती है। 2006 की जो बहाली होती है वह बहाली होती है और उसमें नियोजित शिक्षक आ जाते हैं। जब नियोजित शिक्षक आ जाते हैं, केंद्र से एक नई फरमान जारी होती है कि सबके लिए सीटेट बीटेट होना पास है। अचानक फिर दूसरे टर्म में जब नीतीश जी आते हैं, पहले टर्म में आए तो उन्होंने शिक्षा मित्र को ले लिया, शिक्षक बना दिया। शिक्षा मित्र आगे 2 कैटेगरी हो गई है। तीसरी कैटेगरी फिर आ जाती है जब नीतीश जी दूसरे चरण में मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो तीसरी बहाली शुरू हो जाती है। वह तीसरी बहाली है सीटेट बीटेट पास। जो फुल वेल क्वालिफाइड टीचर हैं वो सीटेट पास करते हैं, बीटेट पास करते हैं, बिहार टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। और जब शिक्षक राष्ट्रीय पात्रता और शिक्षक पात्रता करके वो आते हैं, फिर वो होते हैं, वो भी बनते हैं क्या, सहायक शिक्षक। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमाम भारत के तमाम राज्यों में आप देख लीजिए वे लोग फुल फ्लेजेड शिक्षक हैं, वो नियोजित शिक्षक नहीं है। लेकिन बिहार ही एकमात्र राज्य है जहां वो सीटेट बीटेट पास एनसीटी से मान्यता प्राप्त शिक्षक भी नियोजित शिक्षक की कैटेगरी में है। ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए। अब सुप्रीम कोर्ट गए, अब यहाँ क्या फिर शिक्षक संघ की राजनीति आ गई कि जो 10 साल पास कर लिया है, 10 साल की अर्हता पूरी कर ली है, जो 2006 में नहीं थे शिक्षक पात्रता पास किए हुए, उनके लिए क्या है, तो सब शिक्षक फिर से एक पात्रता परीक्षा पास कर लो। अरे जब आप शिक्षक बहाल हो गए तो आप कौन सी पात्रता परीक्षा, तो उनके लिए आया दक्षता शब्द। अभी जो शिक्षकों का जो ये आया है, अभी कोरोना पीरियड में जो आया है, एक लॉलीपॉप दिया गया है शिक्षकों को कि आपका हम सामंजन कर दिए हैं, सब कुछ कर दिए। वो क्या केवल एक झुनझुना है। शिक्षकों में उसका बहुत बड़ा आक्रोश है। सीटेट वाले
हैं वो भी वही 22,000 20,000 पा रहे हैं। नियोजित शिक्षक जो 2006 में थे वो भी वहाँ पे आ गए हैं, और जो लालू के समय में जो लास्ट चरण में अपॉइंट हुए थे शिक्षामित्र वो भी वहाँ गए। ये तीनों को एक ही कैटेगरी में ले आए हैं, जबकि तीनों 3 कैटेगरी है और तीनों के 3 कैटेगरी के आधार पर निर्णय होना चाहिए। ये मामला है। आपने स्कूल के बिल्डिंग को बहुत बढ़िया बना दिया, शिक्षक की गुणवत्ता है, बच्चों को जो शिक्षक का सुप्रीम कोर्ट में यह भी आया है, जो केंद्र सरकार के द्वारा जो हलफनामा दिया गया है कि हम बिहार सरकार को पैसा भेजते हैं और बिहार सरकार उस पैसे को डाइवर्ट कर देती है। मैं एक ही लाइन कहना चाहूँगा, बिहार सरकार उस पैसे को डाइवर्ट कर देती है। शिक्षक योजना क्या है? शिक्षकों का जो पेमेंट होना चाहिए 51,000 और 50,000 का, शिक्षक का राज्य सरकार का जो अंशदान है, केंद्र सरकार का जो अंशदान है, वह मिलकर के 40-50 हज़ार रुपया से ज़्यादा चली जाती है। लेकिन वह पैसा कहाँ जा रहा है? शिक्षकों के ये पैसा नहीं जा रहा है, वह पैसा जा रहा है छात्र कल्याण में। कौन सा कल्याण? साइकिल, पोशाक, फलान ढेकान, वह सब यदि सही तरीके से उनका कहना है कि इन्हीं सब के जरिए स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट बढ़ रहा है। बिल्कुल पढ़ाई खत्म होगी, ऐसी बात नहीं है। जो शिक्षक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे वही सरकारी स्कूल में आए तो पढ़ाई कैसे गुणवत्ता खत्म होगी? गुणवत्ता खत्म नहीं हुई है, वो शिक्षक चूंकि पेमेंट नहीं है सही तरीके से। प्लानिंग की गड़बड़। जी सर, एक सवाल है, मैं थोड़ा अस्थिर से कहूँगा। जो आपने कहा है पहला कि जो 5 साल में बीए क्यों पास करते हैं या कैसे करते हैं, ये मेरे लिए पहली है। ये आज से नहीं शुरू हुआ, 1967 के बाद से शुरू है। हम खुद 1967-66 में प्री यूनिवर्सिटी में नाम लिखाए, मैंने कॉलेज में नाम लिखाया, इंटर जिसको कहते हैं, और हमको एमए पास करते करते लगभग 7 साल लग गया। अगर रेगुलर कोर्स में सच कहिए 8 साल लग गया, जबकि हमको 6 साल में करना चाहिए। और 8 साल हमारा भी 2 साल सेशन ऑनर्स में भी और एमए में भी। एमए में जेपी मूवमेंट के चलते परीक्षाएं स्थगित रहीं, ऑनर्स में भी इसी तरह स्थगित कैसे होती थी? एग्जामिनर के पास कॉपी जाती थी और कॉपी समय पर जांच करके एग्जामिनर नहीं देते थे। ये 69 में भी शुरू हो चुका था। और हाँ, जिस समय उस समय हम लोग नारा लगाते थे, चोरी से सरकार बनी है, चोरी से हम पास करेंगे। ये नारा था हम लोगों का। जब ये बढ़ाया नहीं जाता था, हम लोग मांग करते थे कि जो ये बढ़ाओ, क्या कहते हैं, डेट ऑफ एग्जामिनेशन बढ़ाओ। एक बार डेट ऑफ एग्जामिनेशन बढ़ा तो स्वाभाविक है कि कॉपी जांचने की भी प्रक्रिया बढ़ती चली गई, और 67 से लेकर के 72 तक एकदम कैओस रहा। और एक लोहिया जी का था, क्या पहले से जान लीजिए, शिक्षा के बारे में उनका कहना था, नेहरू की बड़ी आलोचना हुआ, यह कहकर करते थे कि एग्जामिनेशन इतना टाइट करता है नेहरू या उसकी व्यवस्था, जिस वजह से जो संपन्न तबका है समाज का, जिसको सवर्ण तबका भी कहते हैं, वह पास कर जाता है और फेल बड़ी संख्या में लोग कर जाते हैं, उनको अवसर नहीं मिलते हैं। तो एक बात ये सामने में थी कि फेल करने वाले को अवसर नहीं मिलता है, मैट्रिक नहीं पास करता है, बीए नहीं पास करता है, परीक्षा बड़ी कड़ी है, तो परीक्षा को ढीला करो। कर्पूरी जी हमारे शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने परीक्षा को ढीला करने के लिए सबसे पहला बनाया कि अंग्रेजी में पास करना नहीं करना जरूरी नहीं है, उसके बिना भी मैट्रिक हो सकता है। हाँ, मैट्रिक हो सकता है, पास विदाउट इंग्लिश। हम लोग कर्पूरी डिवीज़न उसका नाम ही था। ये कौन डिवीज़न में पास थे? कर्पूरी डिवीज़न में पास थे। तो उससे 2 चीज़ भी गिरी, इंग्लिश के हट जाने से शिक्षा का स्तर भी गिरा और गुणवत्ता भी गिरावट शुरू हुई वहाँ से। और बड़ी संख्या में लेकिन पास किए लोग, जो गरीब गुरबा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, वह पास करने लगे। और उसी में ढीला होने लगा, एग्जामिनेशन ढीला होने लगा, थोड़ा थोड़ा चोरी चलने लगी व्यापक पैमाने पर। अनफेयर मीन्स आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, बता भी नहीं सकता हूँ, लंबी कहानी हो जाए। 72 में जब कांग्रेस की सरकार फिर से आई मजबूती के साथ, केदार पांडे की सरकार थी, हम लोग की याद है। केदार बाबू ने तो सख्ती की थी बहुत। हाँ, बहुत सख्ती की थी, कि ऐसी सख्ती की उन्होंने पहले आईएएस सब सारे वाइस चांसलर को बदल दिया और आईएएस सबको बहाल किया। और आईएएस वाइस चांसलर को बहाल करने के बाद उन्होंने काम किया कि एकदम सीधे समय पर परीक्षा होगी, समय पर रिजल्ट निकलेगा। नतीजा हुआ कि उस साल मात्र 5% विद्यार्थी रेगुलर स्टूडेंट ही दे सके परीक्षा।
वो कुछ दिन चला, लेकिन धीरे धीरे जब फिर 74 का आंदोलन शुरू हुआ, जब प्रकाश नारायण, जानते हैं उसके लिए सरकार से अधिक विपक्ष सच कहिए ज़्यादा जिम्मेवार है। हाँ, निश्चित रूप से विद्यार्थी हमारे जिगर के टुकड़े हैं। विपक्ष का आंदोलन, विपक्ष ज़्यादा, हम भी उस आंदोलन में शामिल थे, लेकिन आज हम समझते हैं कि हम भी जवाबदेह कहीं न कहीं शिक्षा को दस के सरकार के ईमानदारी है कि आपने स्वीकार किया। अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, जल्दी बोलिए महाराज, बहुत लोग उसका ना हाथ उठने लगा है। एक मिनट, ये बातें चलती रही। लालू प्रसाद के समय में दोनों बातें आई। लालू प्रसाद के समय में क्या बातें आई? एक, उन्होंने सबसे बड़ा उनसे जो ब्लंडर हुआ एजुकेशन में, कि उन्होंने अचानक, जैसे लॉकडाउन नरेंद्र मोदी ने किया तो कैसे सड़कों पर मजदूर चले आए, अचानक सरकार ने अचानक 1 महीना के अंदर मास ट्रांसफ़र कर दिया स्कूलों में। और मास ट्रांसफ़र ने शिक्षा को बिल्कुल अस्त व्यस्त कर दिया। और 1 साल 2 साल गुजरा नहीं कि फिर मास ट्रांसफ़र को रिवर्स कर दिया। अब जान लीजिए, नतीजा हुआ कि ये कहाँ कोई शिक्षक यहाँ स्थापित था, यहाँ से मधुबनी गया, मधुबनी से फिर यहाँ आया, वहाँ आया, अफरा तफरी मच गई। ये लोग भी उसी पीरियड के थे। शिक्षा का सबसे बड़ा धक्का वहीं लगा, और उसमें हम भी जिम्मेवार हैं। माने विपक्ष भी जिम्मेवार हैं। कम्युनिस्ट भी, हमारा एसोसिएशन था, हम उस समय कुछ नहीं बोले, लालू प्रसाद का समर्थन कर रहे थे। लेकिन लालू प्रसाद ने दूसरी चीज़ें जो कही कि बीपीएससी से जो उन्होंने नकार दिया, तो हो सकता है 5% उनकी भी बात सही हो। पैरवी पुत्र तो हर समय में था, आज भी है। लालू प्रसाद के ज़माने में नहीं होती तो सोचना ही या कहना ही बेवकूफ़ी हर जगह है। लेकिन मेनली था कि जो बीपीएससी से जो लोग आए वो आज भी आधार बने हुए हैं। लेकिन दूसरी चीज़, उन्होंने चरवाहा विद्यालय का जो शगुफा दिया और उसको कायम नहीं किया, सिर्फ शगुफा दे करके रह गए। 1 साल में ही शांत हो गए। तो ये बात हुई। अब देखिए क्या होता है, नीतीश कुमार आते हैं, बड़ी आशा जगती है। और उनकी थी, उन्होंने, जानते हैं, नीतीश कुमार का एक रिवोल्यूशनरी स्टेप था। इस बात को जानिए लालू प्रसाद के आने के बाद। अब बड़ी उम्मीद जगी थी कि उन्होंने मुचकुंद दुबे कमीशन बहाल किया, और मुचकुंद दुबे कमीशन ने सिंगल क्या उसको कहते हैं, कॉमन स्कूल सिस्टम का जो उन्होंने ये रिपोर्ट पेश किया कमीशन ने, सबको आशा जगी कि कॉमन स्कूल सिस्टम लागू हो जाए। और बार बार नीतीश कुमार बोलते थे कि कॉमन स्कूल सिस्टम लागू हो। अगर वह लागू कर देते, जो 2 कमीशन, अपने ही 2 कमीशन को जो ठंडे बस्ते में डाल दिया नीतीश कुमार, वह उनका सबसे बड़ा फेल्योर कह सकते हैं। एक कमीशन, एक ये कॉमन स्कूल सिस्टम और दूसरा बंदोपाध्याय का। अगर बंदोपाध्याय कमीशन लागू होता तो एग्रीकल्चर में इसका प्रोडक्शन पंजाब और हरियाणा को पार कर जाता निश्चित रूप से। लेकिन बंदोपाध्याय भी जमींदारों के डर से नहीं लागू किया कि हमारा वोट बैंक बिगड़ जाएगा, चूँकि जो डर कर्पूरी जी को था वही यहाँ। और कॉमन स्कूल सिस्टम भी लागू नहीं किया। तो ये राजनीतिक इच्छा शक्ति की उनकी सबसे बड़ी कमी हुई, और धीरे धीरे हमारा एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल साइफर जीरो। आज जान लीजिए, कहते हैं ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, पूछ लीजिए स्कूल में कितने शिक्षक खाली हैं। 18 शिक्षक हमारे विद्यालय में हुआ करते थे, 19 शिक्षक, आज वहाँ 9 शिक्षक हैं। कॉलेज, जीडी कॉलेज में हम इस बार वोट के लिए, गिनती के लिए गए अभी टीचर ये में, तो मात्र 25 शिक्षक, जो जीडी कॉलेज में 150 शिक्षक थे हम लोगों के ज़माने में, 25, एक केवल उस समय 12 शिक्षक सिर्फ अंग्रेजी डिपार्टमेंट में थे। आज 25 हैं पूरा। शिक्षकों की कमी एक ये बड़ा मसला है। आपने सब पक्षों की राय सुन ली। अब मैं थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर पे बात करना चाहता हूँ। हैं कि जो धरती श्री बाबू की है, वही धरती कामदेव सिंह की है। हैं उस पर भी लेकिन पहले सबसे क्या इतना क्यों यहाँ पे बाहुबल, दबंगई, लॉ एंड ऑर्डर है? कभी बोला जाता था अपहरण उद्योग है, बड़े बड़े माफियाओं का राज, फिर वो माफिया विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं। बड़ा लोग इसको एक प्राइड बैज ऑफ ऑनर की तरह लेके घूमते हैं दबंगई को। मतलब इट्स नॉट अ मैटर ऑफ शेम। एग्जैक्टली जो आपने लास्ट में कहा वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सर। लोग दबंगई को वो अपना स्टेटस सिंबल के रूप में लेते हैं। जब शुरू से एक पूरे देश में, जिस समय से देश आज़ाद हुआ, अगर आप लगातार देखें तो जो सरकार को चलाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जितने लोगों की ज़रूरत चाहिए थी, जितने सरकारी व्यवस्था की जो ज़रूरत चाहिए थी, वो धीरे धीरे पूर्ति हुआ, धीरे धीरे होता चला गया।
जो समाज चलता था वो समाज के लोगों से चलता था, वो प्रशासन से नहीं चलता था। प्रशासन की संख्या इतनी नहीं थी कि वो पूरी व्यवस्था को चला सकें, तो समाज से चलता था ये सारा चीज़। जो वो दौर था जिसमें आप बेगूसराय को गिन रहे हैं या बिहार को गिन रहे हैं, कमोबेश यही हालत पूरे नॉर्थ इंडिया की थी। आपकी उत्तर प्रदेश की भी यही हालत थी, मध्य प्रदेश की भी यही हालत थी, और वर्तमान में छत्तीसगढ़ और झारखंड है उसकी भी यही हालत थी। वो पूरा देश में एक दौर था। तो चीज़ें बाद में नियंत्रित हुई, तो अपना लॉ एंड ऑर्डर समय पर ठीक होता चला गया। तो वो तो हर समय था, मतलब वो ये बहुत तसल्ली बख्श नहीं है। आई एम सॉरी, ये जवाब जी सर। ये बिहार से इतना दबंगई, अलग अलग सेनाएं चली, जाति नरसंहार हुए, अलग अलग जिलों के अलग अलग माफिया, उनको अलग अलग संरक्षण, क्या वजह रही इसकी? एक ही वजह है कि जब लालू प्रसाद जी की सरकार बनी थी तो इतनी सेना तैयार हो गई, हर जाति की अपनी सेना थी, उस सेना के आधार पर उनकी सत्ता चलती थी। अभी लालू प्रसाद जी की ज्यों ही सरकार ख़त्म हुई, हर जाति की जो सेना थी स्वतः ख़त्म हो गई। तो उसी समय से जो सेना जो बनी है, जो अपराध की जो प्रवृत्ति जगी थी, वही प्रवृत्ति अभी तक धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। ये केवल उन्हीं का योगदान है, लालू प्रसाद यादव जी की। उनसे पहले भी यहाँ पे दबंग बाहुबली माफिया, पहले यहाँ पर दबंगई नहीं थी, कोई व्यक्तिवादी कहीं कहीं थी, कोई किसी न किसी व्यवसाय के रूप में कोई अगर दबंगई थी तो बहुत छिटपुट। लेकिन अभी लालू प्रसाद यादव के बाद में लोग हथियार लेकर अपने दोनों गाड़ी के दोनों खिड़की से निकाल कर चलते थे, नाल निकालते थे और लोग उससे डरते थे। अब नीतीश जी की सरकार आई तो वो बंद हो गई है, पता नहीं चलता है हथियार कहाँ है। हमको याद है सर कि लोग ने रात दिन जिस रास्ते से निकलते थे हथियार निकाल के चलते थे, और उन्हीं का सब कुछ चलता था। और लोगों के मानस पटल पर बैठ गया कि जिनके पास हथियार है वही जी पाएंगे, जिनके पास हथियार नहीं जी पाएंगे। इसीलिए वो अस्थाई उस समय हो गई थी। लेकिन अभी ठीक है, अभी कोई दबंगई नहीं है। बताइए सर जी, क्या पूछना है सो कहिए। आपने सुन तो लिया, इतना अपराध को ग्लैमराइज किया। मेरा कहना है कि 1952 में मैं इतना बड़ा था, अब वोट मुझे याद आ रहा, मंझोल में समाजवादी कार्यकर्ता को कांग्रेस वाले डिंगा रहे थे, क्योंकि कांग्रेस वाले मंझोल के थे और समाजवादी वो चिड़िया बरियारपुर के थे। राम नारायण बाबू OMA थे, LLB थे, आज़ादी की लड़ाई लड़ी और संत थे। कहीं पढ़ा मैंने कि साहित्यकार को संत होना चाहिए, पत्रकार को भी संत होना चाहिए, राजनेता को भी संत होना चाहिए। रामजीवन बाबू का भाषण है हमारे MP साहब का कि आप इसलिए जिंदा हैं कि आपको कोई मारना नहीं चाहता है, जिस दिन आपको मारना चाहेगा आपको मार देगा। और मैं इसलिए जिंदा हूँ, इसलिए मुझे लोग नहीं मार रहे हैं कि मैं किसी को मारना नहीं चाहता हूँ। स्थिति आज ये है कि राजनीति में हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी हैं, मैं इनके साथ 20 वर्षों से हूँ और पिछले 1 साल से अध्यक्ष हैं, और ये जो मेहनत कर रहे हैं और जितने ईमानदार हैं वो मैं देख रहा हूँ। ईमानदारी वो भाजपा वालों की जितनी ज़रूरी है उतनी ही ज़रूरी कम्युनिस्टों की भी है। भाई साहब चीख रहे थे, मैंने घर बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये हमारे मंत्री जी को हरा चुके हैं वो पंचायत वाला चुनाव में, मंजू वर्मा। और मंजू वर्मा हमारे लिए प्रणम्य हैं, क्योंकि वो मेरे बड़े भैया, उनके ससुर जी हमारे पार्टी के मेंबर थे और MLA बनाया था उनको हमने। तो क्या हो गया, वो MLA थे तो कहीं कुछ झंझट नहीं हुआ, MLA हुए तो अखबार में नाम निकल गया, हम लोग का सर झुक गया जी। किसी ने पूछा हमसे कि भाई आप कौन हैं, कली भाई मैं दीनानाथ सुमित्र हूँ मंझोल में। दीपक हमारा मुखिया था जो अपराधी हुआ, और जिंदा रहता तो MLA भी हो जाता वो। तो अपराध की ये स्थिति है, अपराधी होना और पैसा होना। क्या वजह थी? जाति संरक्षण, सोशल असर्शन, सरकारी संरक्षण, क्या था? स्थिति या सर कि आपके पास, जैसे इनकी पार्टी है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, वो जरूरी है, फिर आपके पास पैसा होना चाहिए। और जाति, अगर आप यादव हैं तो चले जाइए पूरब, भूमिहार हैं तो यहीं रहिए, जीत जाइएगा।
और अपराध की बात है तो अपराध है ही, अपराध तो हमारी प्रवृत्ति है, अपराध तो हमारी प्रवृत्ति है। वह प्रवृत्ति नहीं है तो मैं अपराधी नहीं हूँ। अगर वो प्रवृत्ति हो जाएगी तो मैं चोर हो जाऊँगा, झूठा हो जाऊँगा। मेरा सवाल ये है आप सभी से कि इतनी बड़ी संख्या में अपराधियों का माननीय हो जाना, है ना, ये जो हिस्ट्री शीटर है इनका एनकाउंटर की लिस्ट में नाम होना चाहिए था। अगर वो लॉ एंड ऑर्डर से भाग रहे होते गैर कानूनी, वो सब माननीय विधायक हो गए इसी में, यूपी में, बिहार में। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आपने एक अच्छा प्रश्न उठाया कि राजनीति में अपराधीकरण, और ये कोई आप पहले भी ये कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, ये दशकों से चली आ रही है, 50 साल से है जो राजनीति का अपराधीकरण होते गया। और राजनीति में जब वैसे तत्व जिनको अंगीकार लोग करने लगे तो बाहुबली के नाम से जाने लगे, वो सारे यूपी, बिहार और ये काउ बेल्ट में ज़्यादा यहाँ ये होने लगा। जिनके पास जितना पैसा हो वो उस रूप में राजनीति में प्रवेश करने लगे तो लोग उनको स्वीकार करने लगे। तो राजनीति तो चकाचौंध है। राजनीति एक सेवा भावना से आना, एक सेवा भावना से आना और एक पेशेवर राजनीति, दोनों दो चीज़ है। तो जब पेशेवर राजनीति आएंगे तो इस तरह के लोग उसमें आएंगे, और सेवा भावना के आएंगे तो उसमें पढ़े लिखे लोग, इंटेलेक्चुअल लोग, साहित्यकार लोग, सारे ये तो देखिए निबंध वाली बात हो गई। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट कि सेवा भाव से आना चाहिए, सब जानते हैं, पर नहीं आ रहे हैं ना। मैं उस वैलिडेशन की बात कर रहा हूँ। मैं उन चीज़ों को कहना चाहूँगा ना कि आप देख रहे हैं ना, अभी हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी वो पेशेवर राजनीतिक नहीं है, वो सेवा से शुरू किए हैं और उनको सेवादार थे, उनको एकाएक मुख्यमंत्री बनाई गई। पूरी ज़िंदगी उन्होंने सेवा किया, जो अपनी पूरी ज़िंदगी सेवा, और वो पूरी ज़िंदगी सेवा करना चाहते हैं उस पद पे रह के। एक पद पे रहना ये भी नहीं तो है कहिए। ना। आप जब देखेंगे ना तो सत्ता तो महत्वपूर्ण है ना सेवा के लिए। सत्ता तो किसी चीज़ को, देश को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए, ये व्यवस्था वही मैं कह रहा हूँ ना चलाने कि के ये लिए, निबंध वाली बात। देखिए हर आदमी पॉलिटिकली व्यवस्था चलाने के लिए। सर्वाइव और सक्सीड करना चाहता है। कभी गवर्नेंस, कभी जाति की गोलबंदी, अलग अलग फैक्टर होते मैं हैं। राजनीति में अपराधीकरण पे एक बहुत ही रोचक बात आपको बताता हूँ। बात की जो शुरुआत है वो निबंध टाइप से तो ज़रूर है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि पहले के जो राजनेता थे और प्रशासक थे, उन लोगों में जो एक विल था क्राइम के अगेंस्ट और क्रिमिनल्स को कम्बैट करने का, वो बाद के सालों में वो काफ़ी डिक्लाइन हुआ उसमें। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, सर इस बात की तस्दीक करेंगे, और आप कामदेव सिंह की चर्चा बाद में करेंगे, सर से बेहतर आपको कौन बता सकते हैं। कामदेव सिंह का जब अपराध यहाँ पे काफ़ी चरम पे हुआ, लगा कि ये साधारण अपराधी नहीं हैं, इनसे निपटने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स की ज़रूरत होगी। मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर ने स्पेशली रामचंद्र खान को बेगूसराय का एसपी बनाकर भेजा था। 72-73 में फरजंद अहमद की आर्टिकल है इंडिया टुडे में। हाँ, नहीं हो सकती है, हाँ, नहीं हो सकती, आप गलत बता रहे हैं, क्योंकि 72 में इंडिया टुडे शुरू नहीं हुई थी। 72 में नहीं है, लेकिन ये आर्टिकल इंडिया टुडे की है। हाँ। 80 में MP को लिया, उसके बाद ये हत्या तो हुई 80 में। नहीं, मैं बात क्या किया? एनकाउंटर, बिल्कुल इनकाउंटर, हत्या नहीं इनकाउंटर, दोनों में फर्क है। तो अब्दुल गफूर ने विधानसभा में इस बात को अनाउंस किया। ये स्टोरी मैंने इंडिया टुडे में पढ़ी है और शायद ये पब्लिश हुई जब एक्चुअली एनकाउंटर हुआ होगा 80 में, तब वो स्टोरी आई होगी और उसमें वो रेफरेंस होगा। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो विधानसभा में इस पे डिस्कशन होता है। एक यंग अपराइट डेयरिंग पुलिस ऑफिसर को भेजा जाता है एक टास्क के लिए। इस तरह का एग्जाम्पल बाद के सालों में तो नहीं मिला। सुशासन बाबू ने भी अनंत सिंह बाहुबली को सर आंखों पे बिठाया। तो इस तरह के उनके समर्थक कहते हैं सिर्फ एक अनंत सिंह अपवाद रहे, बाकी उन्होंने सबको ठिकाने लगा दिया। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सांस्कृतिक भी है ये, आप इसको यहाँ की संस्कृति से भी जोड़। विकास विभाग के द्वारा बंद कराए थे, तो दयानंद सिंह का छोड़ रहे हैं हम। सरकार लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर किसी को नहीं बकसती है, ना हमारी सरकार किसी को फंसाती है और न बचाती है, स्पष्ट बात है। अच्छा, हाँ, तो लोग कह रहे हैं लेकिन कि एक सेकंड, लोग कह रहे हैं कि थोड़ा देर से नजर गई अनंत सिंह पर। देर से नजर आई, जब कानून कहता है, कोर्ट कहता है, तब नजर हम सरकार की जाती है। जब कोर्ट कहेगा तब नजर जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, जब कोर्ट में जो मामले चल रहे हैं, जो केस में चल रहे हैं, क्या
कोर्ट थोड़ी सरकार चलाता है, स्वतः संज्ञान भी तो देगी सरकार ने सरकार। जो मामले बनते हैं कोर्ट जाते हैं हाँ। कि नहीं, तो कोर्ट से जो बात आती है कि इनको गिरफ्तार किया जाए। अच्छा, कोर्ट से नहीं आई थी तब तक अनंत सिंह बिल्कुल पाक साफ जेडीयू के सच्चे तो सिपाही। हम किसी आदमी को कह सकते हैं कि मैंने ये आदमी अपराधी है? अपराधी तो कोर्ट साबित करता है ना। मुकदमे तो चल रहे थे ना। मुकदमा चल रहे तो कोर्ट में चल रहे थे। हाँ, हाँ, और जेडीयू टिकट दे रही थी। जदयू टिकट दे रही थी, जब जनता वहां से कह रही थी कि यही जीत सकते हैं, इसलिए जनता कहने एक टिकट दे सेकंड, रही एक थी। सेकंड, एक सेकंड। मान्यवर, ये दो बड़े अलग अलग तर्क हो गए हैं जी। कि आप कह रहे हैं जनता, तो अगर जनता का वैलिडेशन है तो यहाँ तमाम बाहुबली जनता के द्वारा चुने गए। हमने टिकट नहीं भी दिया तो भी निर्दलीय अनंत सिंह जीता है ना। हाँ। और आप जब भी कह रहे थे इस सवाल पर कि ये क्राइम की जहां तक बात कर रहे थे, क्रिमिनल की जहां तक बात हो रही थी, अपराधी मामले बन रहे हैं, इसका माने साफ है कि अपराधी को जातीय संरक्षण प्राप्त होता है आज के अपराधी के। और आज की राजनीति क्या माने, राज खत्म है, राज भी खत्म है और नीति भी खत्म है। राज का मतलब कुछ बात गोपनीय है। लोग कहते हैं कहा सुनी में कि राज छिपा के रखी है, राज छिपने की चीज है, राज छिपता अब नहीं है, सब कुछ ओपन सर्किट हो गया है। और आज की राजनीति में कैश, क्राइम और कास्ट, ये तीनों की खोज जारी रहती है और ये जारी है, और इसी पर लोग आज उम्मीदवार बन रहे हैं। शॉर्ट में कहिएगा, एकदम शॉर्ट में। उसके बाजू भरा है। पहली बार नीतीश जी ने मुख्यमंत्री पद का था, 13 दिन में सरकार गिर गई थी। 7 दिन में, सॉरी 7 दिन में सरकार गिर गई थी, माफ करिए, वाजपेयी जी के थे 7 दिन में सरकार गिर गई थी। उस सरकार के समर्थन में उस समय बिहार में 12-15 कुछ ऐसे करके बाहुबली जीत के आए थे निर्दलीय। सूरजभान सिंह थे, मुन्ना शुक्ला थे, राजन तिवारी थे, रामा सिंह थे, सुनील पांडे थे और कई लोग थे, और सबों से समर्थन लिया था नीतीश जी ने। उस समय तक वो एक भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग जो जिनके नाम पे ये कभी जंगल राज की बात करते हैं, कभी अपराध उद्योग की बात करते हैं, वो पूरे उद्योग का जो सीईओ थे यही सभी लोग थे, इन्हीं पे आरोप था। और पहली बार जो मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया नीतीश जी ने, ये सभी से समर्थन लिया मुख्यमंत्री ये नीतीश जी ने। फोटो मेरे पास अखबार का कटिंग अभी भी है। देखिए, इन्होंने जो कहा कि उनसे समर्थन लिया और वो उनके लालू राज में वो सारे लोग थे, ये जितने का नाम इन्होंने गिनाया वो लालू राज के कोई सदस्य नहीं थे उसमें। एक पहला तो नोट वो कर ले। सुशासन मतलब समझ में नहीं आया। नहीं, आपको समझ में, मतलब वो जो एमएलएज थे उस समय, तो लालू राज के एमएलएज नहीं थे वो तो जो उसमें से मोस्टली इंडिपेंडेंट थे, और पहले भी वो इंडिपेंडेंट में भी लड़े थे, बाद में भी लड़े, और वो ऐसा कोई जो कोई नहीं, इनका ये कहना है कि वो अपराधी थे, बाहुबली थे, और नीतीश कुमार ने उनका सपोर्ट लिया। नहीं, बाहुबली आप कह सकते हैं, अपराधी किसी को तब तक आप नहीं कर सकते जब तक कि वो कन्विक्टेड नहीं हो। नहीं, सुविधा की बात नहीं, ये आप तो नहीं, बाहुबली एक अलग शब्द होता है और क्रिमिनल का उसका है। नहीं, दोनों को आप मिश्रित नहीं कर सकते। बाहुबली कोई भी हो सकता है, जैसे ये एक कामदेव सिंह बाहुबली थे, ठीक है, कामदेव सिंह बाहुबली थे, अपराधी नहीं थे? नहीं, अपराधी मतलब क्या, वो अपराधी। तो फिर पुलिस ने क्या फूल माला चढ़ाई उन पे? नहीं, फूल माले की बात नहीं है ना। आप पुलिस ने एनकाउंटर क्यों कर दिया? अरे यार, आप डिफिएट मत होइए जी। अपराधी मैं कह रहा हूँ ना, अपराधी और बाहुबली जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो दोनों चीज दो होता है। बाहुबली है, बाहुबली में भी अपराध उसमें समाहित रहता है, ठीक है, लेकिन राजनीतिक जो है, तो कामदेव कभी राजनीतिक नहीं था, कामदेव सिंह कभी राजनीतिक नहीं थे, ना वो एमएलए थे, ना मिनिस्टर थे, ना कभी वो एमपी थे, वो कभी दोनों दो चीज़ था। और ये जो कहते हैं तो वो चीज़ जो ये इन्होंने गिनाया, और उसके बाद भी उन्होंने 10-12 जो एमएलए का नाम गिनाया, उसके बाद नीतीश जी का शासन आया, तो नीतीश जी को उसी शासन काल में जो फर्स्ट उनका पीरियड था, उसी में उनका नाम सुशासन बाबू के नाम से जाना गया। इस चीज़ को आप मैं आपको क्लेरिफाई इसलिए रूप में कर रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में सुशासन बाबू का यदि नाम कोई पड़ा, कोई विपक्ष भी यदि कहते थे तो नीतीश का कहते थे कि सुशासन बाबू नाम कहते थे। क्यों? उस फर्स्ट जो उनका पीरियड था 5 साल का जो था, उसमें जो उनका जो अपराधी के प्रति जो उनका रवैया जो था, जो चूँकि जंगल राज की समाप्ति हुई थी और नीतीश जी का आगमन हुआ था सरकार का, और उन्होंने जो क्रिमिनलों के प्रति जो व्यवहार किया था, और सबसे ज़्यादा आप अभी भी
न्यायालय प्रक्रिया में आप जाएंगे तो स्पीडी ट्रायल अलग कोर्ट की गई थी और सारे क्रिमिनल को उसमें स्पीडी ट्रायल के अंतर्गत उनको डाला गया। अच्छा चलिए, हाँ मैं आता हूँ उधर। सर ये भाई साहब जो समझा रहे थे कि बाहुबली अलग अपराधी अलग, क्या है ये? देखिए, शाब्दिक अर्थ है, जो अपराध करता है उसको अपराधी कहते हैं। हाँ। बाहुबली शब्द ने लोग उनको देते हैं जो धन धाम से संपन्न हैं, जो सब कुछ से संपन्न होते हैं, उनके पास गाड़ी घोड़ा व्यवसाय पैसा कौड़ी, जीवन रक्षा के लिए अपना बॉडीगार्ड रखते हैं, लोग उनको शब्द देते हैं बाहुबली का। अच्छा, वो अपनी जीवन रक्षा के लिए रखते हैं, उनसे किसी की जीवन रक्षा की जरूरत नहीं होती है? अपना के लिए होता है कि लोगों को अपने लिए भी डर लगता है, उसकी धन संपत्ति है, कोई लूटे नहीं, उसको रक्षा करने के लिए लोग शब्द दिए हैं बाहुबली। बाहुबली शब्द से ही पता चल जाता है जिनके पास बाहु ज्यादा हो, जिसकी बाहुओं में बल हो, बाजू नहीं बाहु ज्यादा हो, बाहु मीन्स बाह ज्यादा हो, उनके पास आदमी ज्यादा हो, तो आदमी को अपनी रक्षा के लिए, संपत्ति की रक्षा के लिए बाहुबली लोग शब्द दिए हैं। कि सही है, अपराधी अलग शब्द है और बाहुबली का अलग शब्द है, लेकिन बाहुबली में ठीक सही कहे अपराधी शब्द अपराध समाहित होता है। जरूरी नहीं है कि जो बाहुबली है वो अपराध ही करता हो, यह कोई जरूरी नहीं है। जहाँ तक सवाल है अनंत सिंह का, तो अनंत सिंह का भी कौन कंधा पे उठाए हुए हैं? अभी अनंत सिंह को कंधा पे उठाए, आरजेडी और लेफ्ट। हाँ, तो क्यों उठाए हुए हैं? हम पूछते हैं 2 2 4 इसी स्कूल में होगा, दूसरे स्कूल में 2 2 8 होता है क्या? नहीं, तो अनंत सिंह इस पे ये कहते हैं कि जब हम उनकी पार्टी में थे तब ठीक थे, अब उनकी पार्टी से अलग हो गए तो बुरे हो गए। नहीं ठीक कभी नहीं थे, ठीक कभी नहीं थे तो फिर जेडीयू ने टिकट क्यों दिया था? सुनिए, तो उसका है ना कि जब कोर्ट कहेगा कन्हैया जी पर भी मुकदमा लगा, तो कन्हैया मुकदमा लगा, कोर्ट ने तो अभी भी अनंत सिंह को दोषी नहीं ठहराया है। कहाँ कोर्ट? सजा कहाँ हुई है? अंदर जेल के अंदर हैं। सजा नहीं हुई ना, सजा होती तो विधायकी कैसे लड़ते? केस लेकिन एक नहीं उन पर है, हजारों केस उन पर है। हाँ, तो वो तो जब जेडीयू ने टिकट दिया था तब भी थे, तब भी थे उस समय थे, लेकिन अभी जो उनके पास है केस, बहुत ज़्यादा केस है। इधर जो केस हुआ है मुकदमा वाला, जो घटना हुई थी उस पर उनको पकड़ा गया है। और वो जो होटल में छापा पड़ा था उनके दफ्तर में और वहाँ से हथियार बरामद हुए थे, वो भी बड़ा केस है जी। उनको हाँ, शॉर्ट में, एकदम शॉर्ट में ही, जो अभी बाहुबली और राजनीति के अपराधीकरण के संदर्भ में बातें चल रही है, मैं इस पर संक्षेप में कहना चाहूँगा। ये बौद्धिक विकास और मनोवैज्ञानिक विकास का क्रम है। पहले जो लोग राजनीति के संरक्षण में लोगों के मत को इकट्ठा करने, चाहे जिस भी विधि से हो, बलात् हो, छीन झपट के हो, भयभीत करके हो, वो काम करते थे और राजनीति संरक्षित होती थी, सत्ता संरक्षित होती थी। इससे वो खुद ही राजनेता बनने लगे और फिर वो अपने आप को आगे लाए। उनका आपके लिए क्यों लूटें, खुद ही लूट लेते हैं अपने लिए। जी, सवाल एग्जैक्ट बताइए, क्या आप पूछना चाहते हैं? मेरा सवाल बहुत सामान्य है मास्टर साहब, कि ये जो राजनीति का अपराधीकरण है, अपराधी आ रहे हैं, अपराध का ग्लैमराइजेशन हो रहा है, माफिया, बाहुबल, सब क्या है इसकी? हाँ, देखिए, ये नई बात नहीं है, इस भी पुरानी बात है। केवल लालू प्रसाद या नीतीश कुमार को हम इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। एक लंबी राजनीतिक प्रक्रिया में अपराधियों का संरक्षण हुआ, और पहले अपराधी सत्ता का संरक्षण पाते थे, और जब इनको लगा कि हमारे बल पर ही सत्ता है तो खुद सत्ता में जाने लगे। 3 अपराधी पैदा लिए थे, निर्दलीय जीते थे। उस समय कोई भी पार्टी इतना जरूर था 70-80 के दशक में कि किसी अपराधी को टिकट देना नहीं चाहती थी। तो ये 3 अपराधी यहाँ जीत गए अचानक, निर्दलीय। वीर बहादुर सिंह जीता था आरा, वहाँ जगदीशपुर से। एक मोहबिया जीता था यहाँ वैशाली में। एक कृष्णानंद सिंह जीता था। तीनों को फिर दूसरे अपराधियों ने मार दिया तो जनता खुश हुई थी। सच कहिए, वोट तो दे दिया था, निर्दलीय जीता था, लेकिन तीनों मारा गया था तो लोग को राहत की सांस आई थी। लेकिन एक बार जब चस्का, नहीं कहते हैं, जो खून का चस्का लग जाता है आदमी के खून का, तो आदमखोर हो जाता है। एक बार जब अपराधियों ने देखा कि हम चुनाव जीत सकते हैं दूसरे अपराधियों, फेलो जो क्रिमिनल्स थे, तो सब ने वही राह अपनानी शुरू कर दी और राजनीतिक आकाओं से अपनी सत्ता छीननी शुरू कर दी। हम ही खड़ा होंगे, हमको टिकट मिले।
और हमारा जिला तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से इन्होंने कहा कि जो कामदेव सिंह राजनीति नहीं करते थे और कामदेव सिंह बाहुबली। कामदेव सिंह पहला अपराधी था जिसने राजनीति किया था और ड्रेडेड क्रिमिनल था, समझ लीजिए, हत्या, लूट। लोग कहते हैं कांग्रेस के लिए बूथ कैप्चरिंग करते हैं। हाँ, बूथ कैप्चरिंग किया 67 में से, जान लीजिए उस समय बूथ कैप्चरिंग 67 में ऐसा हुआ कि उसके बूथ पर कांग्रेस विरोधी को वोट ही नहीं आया था। यही भोला सिंह थे जो बीजेपी के एमपी बने, एमपी बन करके मरे। उस समय निर्दलीय खड़ा हुए थे, छात्र आंदोलन के गर्भ से निकले थे। 28,000 वोट से वो बेगूसराय चुनाव जीते थे एमएलए का, लेकिन कामदेव सिंह के बूथ पर उनको 5 गो वोट आया था, समझ लीजिए। बड़ा जलवा था आपकी पार्टी का। हाँ। देखिए, चलिए क्या करना, हर चीज में क्यों जवाब दें? अब इसको भी डिफेंड करेंगे क्या? मैं एक्सेप्ट करता हूँ, हाँ, चाहे वो हमारे दल में हो या किसी भी दल में हो। बाहुबलियों वो को नहीं पहले होना की चाहिए। घटना हो या वर्तमान को या भविष्य में होनी हो, बाहुबलियों को नहीं मिलना चाहिए था मौका, मिला वो गलत है। इसका वजह मैं क्या मानता हूँ, राजनीति का काम है समाज के चरित्र का निर्माण करना। आप ही का स्टोरी किया हुआ था, मैंने देखा था स्वर्गीय अर्जुन सिंह पर आपने स्टोरी किया था और उनके पिताजी के बारे में आपने बताया था कि मंच पर नेहरू जी ने कहा था इनको वोट नहीं देने के लिए, शायद यही स्टोरी था। जी जी बिल्कुल यही था। वजह था कि किसी ने नेहरू जी को कंप्लेन किया था कि इनके ऊपर केस है और आपने उनको टिकट दिया, तो उन्होंने कहा कि हमसे गलती हुई, आप गलती मत कीजिए, शायद कुछ ऐसी ही बात थी। जी, तो कहने का ये मतलब है कि जो राजनीति नीचे से, वोटर से राजनीति नहीं चलती है, राजनीति से वोटर चलते हैं, राजनीति से नीचे के लोग चलेंगे, आवाम चलेगी, जनता चलेगी। नेता का काम है नेतृत्व करना, आवाम को रास्ता दिखाना। लेकिन बाद के वर्षों में मैं उस समय में वही कह रहा था कि जब राजनीति मुद्दा से भटकी तो राजनीति ने लोगों को दिग्भ्रमित करना शुरू कर दिया। वो जात के नाम पर हो, वो धर्म के नाम पर हो, वो अपराध के नाम पर हो। अभी भाई साहब ने वो अपराधी, बाहुबली का, अपराधी का अलग अलग डिफिनीशन दिया। सही बात है। सबसे बड़ी बात है कि जो जिस जंगल राज की ये बात करते हैं, जिस अपहरण उद्योग की ये बात करते हैं, उस अपहरण उद्योग के जितने उद्योगपति थे वो सभी उस समर्थन में थे, वो सभी उस समर्थन में थे। अब जान लीजिए एक बात, एक सबसे महत्वपूर्ण बात है इस दौर में भी, आज भी मैं ये कहता हूँ कि अभी अगर कांग्रेस ने कल अपराधी को संरक्षण दिया तो कांग्रेस के बाद सरकारें आई वो ज़्यादा संरक्षण दिया, लालू प्रसाद। और लालू प्रसाद के बाद जो नीतीश कुमार की सरकारें आई, जो बीजेपी तो कहती थी चाल चरित्र चेहरा, लेकिन इसके चाल चरित्र चेहरा अपराधियों के रूप में जब सामने आने लगे, खुद बेगूसराय में मैंने देखा। जी, हाँ, नाम बोलिए। हाँ, नाम नहीं बोल सकता हूँ, हमरा डर लगता है गोली मार देगा, क्या बात करते हैं, समझे? किशोर जी कह रहे हैं गोली मार देंगे अपराधी, ये कह रहे हैं नाम लेंगे अगर बीजेपी। क्या कहते हैं उनको? अपराधी वो बोलेंगे जो नाम। बेगूसराय में कौन अपराधी हैं? बताइए कौन अपराधी? कौन नहीं, कह बेगूसराय? रहे नहीं बोल सकते, डर है। नहीं, उनको डर सही है, डर है। बेगूसराय में अभी कोई अपराधी नहीं है, और कोई अगर कोई अपराधी होंगे तो छिपे रास्ते में कहीं होंगे, छिपे होंगे। हाँ, लेकिन सड़क पर कोई अपराधी दिखाई नहीं। चलिए मेरा आखिरी सवाल है, ये लंबी बातचीत होगी। रजत जी कितनी देर की बात होगी? लगभग 1.5। सर अरे सर बहुत, अभी आएंगे सर हाँ सर ऐसे वहाँ आप बोल रहे हैं, ये रिकॉर्ड नहीं होगा सर। और आपस में मैं ख़त्म कर दूं, उसके बाद कर लीजिएगा, आपकी तो रोज़ की बैठकी है भाई। हाँ, आखिरी सवाल मेरा ये है, हमने शिक्षा पर, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर, लॉ एंड ऑर्डर पे, इन सब पे बात की। बिहार के लोग बिहार से बाहर जाते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, हाँ, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, सब जगह बिहार में रहकर बिहार से बाहर। पर इतने बड़े पैमाने पर बिहार के लोगों को बिहार से बाहर क्यों जाना पड़ता है? और बिहार हर चीज़ के लिए सरकार का मुंह देखता है। बिहार के लोग हर चीज़ के लिए सरकार का मुंह देखते हैं, सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया। मतलब कई दफ़ा मुझे ये बहुत लोगों को बुरा लग सकता है, पर नागरिकों ने सारी जिम्मेदारी सरकार को सौंप दी, सरकार की जवाबदेही तय नहीं की और अपने हिस्से में प्रयास नहीं किया। आप ही लोगों ने उदाहरण दिया ना कि सब लोग जुट गए तो इतने स्कूल हमने मॉडल बना लिए हैं। तो ये क्रांति तो हर ब्लॉक में होनी चाहिए ना, कि भाई मेरे बच्चे हैं, मेरे स्कूल हैं, मेरा मुखिया है, सबको चिंता होगी ना। तो कुछ लोगों ने अपने बच्चे बाहर भेज दिए, सब पलायन हो गया। तो ये जो पलायन है कि साहब बिहार बहुत प्रतिभा संपन्न है। मैं बिहार घूम रहा हूँ चुनाव में, इतनी शानदार जगहें, खेती इतनी उम्दा होती है, इतने दर्शनीय स्थल हैं, लेकिन उसका विपणन, उसकी मार्केटिंग, उसका पूरा योजना वैसा नहीं बना। तो ये जो बिहार की स्टोरी है, ये कहाँ अटकी हुई है सर, या नहीं अटकी है, बिल्कुल ठीक चल रही है?
यानी मुख्य रूप से बिहार की स्टोरी अटकने के जहाँ तक सवाल है, यहाँ के जो लोग हैं रिस्क लेना नहीं चाह रहे हैं। अब हम जिस बेगूसराय जिला में आप ये कर रहे हैं, यहाँ के लोग लोहा का कारोबार गोवा में कर रहे हैं, यहाँ का लोग सूरत में 10-20 गो साड़ी का उद्योग लगाए हैं, लेकिन यहाँ नहीं लगा। क्यों? 15 साल से नीतीश जी हैं, उन्होंने बुलाया क्यों नहीं? जी नीतीश जी का जो कार्यक्रम है उद्योग में प्रोत्साहन के लिए, वो कार्यक्रम है। यहाँ के लोग लोन लेना चाहते हैं, प्रोजेक्ट बना के देते हैं, प्रोजेक्ट भी बनती है, प्रोजेक्ट में पैसे भी आते हैं, लेकिन जो लगना चाहिए वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। वजह इसका साफ है, आत्मबल, और कहेंगे तो उसके अनुरूप वातावरण। सरकार वो वातावरण तैयार करने में असफल रही। सरकार के स्तर से जो वातावरण है कि हम बिजली देंगे, अगर उद्योग लगेगा तो बिजली देंगे, उसमें छूट देंगे, उसका हम इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए राशि मुहैया कराएंगे, ये सरकार करने के लिए तैयार है। सरकार का ये काम भी तो है ना, उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल बनाए। और गुजरात क्यों चले जाते हैं, महाराष्ट्र तमिलनाडु क्यों चले जाते हैं? जी उसके बनस्पत वो गुजरात और महाराष्ट्र के बनस्पत यहाँ वो संभव नहीं हो पा रहा है। क्यों? इसका कारण मुख्य रूप से बिहार का जो मैंने कहा जाए, इसका वातावरण भी कह सकते हैं, जलवायु भी कह सकते हैं, इसका अन्य कोई कई कारण है जिसके कारण यहाँ लोग अपनाने लगा रहे हैं। जी कहाँ अटकी है बिहार स्टोरी, शॉर्ट में बताइए। यहाँ जो राजनीतिक लोग हैं उनके एजेंडे में जिस तरह से विकास होना चाहिए वो क्षेत्रवाद का शिकार हो जाते हैं। अब रेलवे की यहाँ 2200 एकड़ जमीन है, लेकिन रेलवे का कारखाना राजनीतिक रूप से मधेपुरा में जाकर खोल देंगे। वहाँ नया ज़मीन खरीदना होगा, यहाँ ज़मीन बेकार पड़ी हुई है। ये जो इस तरह की पॉलिटिक्स यहाँ है जिससे बिहार आगे नहीं जा रहा है। अब यहाँ सरकार बोल रही है कि पलायन नहीं है, जब आप सहरसा के स्टेशन पर जाएंगे तो आपको टिकट नहीं मिलेगा, इतने लोग बाहर जा रहे हैं। कहाँ अटकी है? एक तो पॉलिटिक्स, हाँ, एक दूसरा है कि ये लोग सिर्फ भाषण मारते हैं। और नागरिक क्या करते हैं? नागरिक को जो ओरिएंट करना चाहिए। अब देखिए जिसकी चर्चा इन्होंने रंजन जी ने की कि मक्का का उत्पादन खगड़िया में बहुत होता है, लेकिन उससे संबंधित जो उद्योग वहाँ लगना चाहिए था नहीं हो पाता। यहाँ से ट्रेन में लद के जाएगा लो कॉस्ट में, और वहाँ से आएगा तो बहुत भारी कॉस्ट में होगा। तो जो इस बीच में खर्चा होता है, तो जिस तरीके से यहाँ होना चाहिए रोजगार, वो सरकार नहीं कर पाती, इच्छा शक्ति नहीं है, जिसके चलते नहीं हो पाता है। मैं तो बिहार के विकास को शिक्षा के विकास के सापेक्ष देखता हूँ। आप बिहार में शिक्षा का वातावरण बना करके सरकार के तरफ से जो प्रोसीजर होना चाहिए, वो अगर बेहतर शिक्षण संस्थान और बेहतर व्यवस्था हो जाए तो बिहार की स्टोरी चल निकलेगी। शिक्षा को फिक्स किया जाए सबसे पहले। जी देखिए, बिहार की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि 38 में से लगभग 30 जिला बाढ़ प्रभावित है, 30 जिला से ज़्यादा जिला बाढ़ प्रभावित है। उसकी तो अब हम बिहार की तुलना महाराष्ट्र से नहीं कर सकते हैं, गुजरात से नहीं कर सकते हैं, या तमिलनाडु से नहीं कर सकते। बिहार को बिहार के हिसाब से इन्वेस्टमेंट ज़रूरत है, बिहार के हिसाब से डेवलपमेंट की ज़रूरत है। आपने श्री बाबू का शुरुआत में चर्चा किया आपने। आप यहाँ से उत्तर चले जाएंगे, चिड़िया बजापुर विधानसभा को आपने कवर किया होगा, चिड़िया बजापुर विधानसभा को आपने कवर किया होगा। शुरुआत के सालों में मतलब 70-80 तक वहाँ हजारों एकड़ ज़मीन का सिंचाई नलकूप से हो रहा था, सरकारी नलकूप से, जो सारा बंद हो गया। जिस समय हम सबसे गरीब थे, मैं वही बात कहता हूँ कि सब कुछ था उस समय। सरकार का इस तरह का प्रोग्राम था, कांवड़ का नहर बना, हजारों एकड़ में नलकूप की व्यवस्था की गई। तो जिस स्टेट की जो बनावट है, भौगोलिक बनावट यहाँ की कहाँ अटकी हुई है बिहार स्टोरी? यहाँ की पॉलिटिकल विल पावर में अटकी हुई है। यहाँ का पॉलिटिकल विल पावर डेवलपमेंट से जीतना नहीं चाहता है, कास्ट से, रिलीजन से, उन्माद से, दंगा से, इन चीज़ों से जीतना चाहते हैं। जी सर। यहाँ का भ्रष्टाचार में अटका हुआ है। बिल्कुल। सरकार के तमाम काम, तमाम क्रियाकलाप भ्रष्टाचार निगल जाता है यहाँ से। इसीलिए डेवलपमेंट का एक से एक, हम भी नहीं कहते हैं हमेशा सरकार की आलोचना ही नहीं। सरकार ने तो कहा नहीं, कल परसों कह रहे थे कि हम 10 लाख परिवार को दिया, लेकिन आप जान लीजिए मनरेगा में जितने भी रुपये सरकार ने दिए
वह मशीन ठेकेदार खाया, वीडियो खाया, सीओ खाया। करप्शन आप कह रहे हैं वजह जी सर। चलते हैं, करप्शन के सिवा कुछ नहीं। बस भ्रष्टाचार और शिक्षा। भ्रष्टाचार और शिक्षा जी। मैं 3-4 चीज़ें कहूँगा जो, हाँ शॉर्ट में कहूँगा, बिल्कुल पॉइंटेड। जॉब्स, ठीक है, जॉब्स दोनों सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में भी, प्राइवेट सेक्टर में। बिहार के कंटेक्स्ट में जॉब्स की अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज भी जॉब्स को स्टेटस सिंबल के लिहाज से बेहतर माना जाता है। एंटरप्रेन्योरशिप को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती है। दूसरा मैं कहूँगा इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर कोई अपना काम करना भी चाहे, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो यहाँ पे नहीं है। अर्बनाइजेशन, पिछली 2-3 सरकारों का जो बिगेस्ट फेलियर है वो अर्बनाइजेशन है। इतने बड़े बिहार राज्य में एक भी ढंग का शहर नहीं है। कोई दूसरा राज्य मुझे बता दीजिए जहाँ 2-4 ढंग के शहर मिल जाएंगे। तो ये सब लोगों के विजन में है ही नहीं, जब तक अर्बनाइजेशन नहीं होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब्स एंड अर्बनाइजेशन। एब्सोल्युटली। मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, मेरी फैमिली बिजनेस जो है वो बहुत अच्छी है। साल का टर्नओवर 12-13 करोड़ का है, फिर भी मैं कलकत्ता में धक्के खाता हूँ, नौकरी करता हूँ। मैं गांव में नहीं रह सकता, क्योंकि मुझे अपने बच्चों का ख्याल आता है, वो कौन से स्कूल में पढ़ेंगे, कैसे रहेंगे, तमाम ये तरह की बातें। जी सर। देखिए, सरकार के साथ साथ जो यहाँ पर बिजनेसमैन हैं या जो भी पढ़े लिखे जो हमारे बेरोज़गार युवक हैं, उन सब का दोष साथ साथ मैं दूंगा। चूँकि जो इंडस्ट्री ग्लोबलाइजेशन के बाद, तो ग्लोबल इंडस्ट्री सारे वर्ल्ड में डेवलप हुआ, सारे सब चीज़ हुआ, और अब कम्पिटिटिव एरा में आप इस चीज़ को यदि आप उसकी प्राइस, उसकी क्वालिटी, ये सारे चीज़ देखना पड़ता है। और आप यहाँ पर कोई इंडस्ट्री लगाएंगे और उसकी मार्केटिंग सही ना हो तो वो रिस्क नहीं लेता है। बड़े इंडस्ट्रियों की बात है। अब छोटे छोटे इंडस्ट्री यहाँ पर बिहार में कम से कम हज़ारों इंडस्ट्री ऐसे होंगे जो सभी बंद पड़े हुए हैं। तो बंद पड़े हुए हैं तो उसका अब रिवाइवल होना मुश्किल है। नए जो आपने शुरुआती अपने बहस के दौरान ही अपने इस मुद्दा को लाया था कि यहाँ वही इंडस्ट्री बिहार में सक्सेस हो सकता है जो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है। और अभी सरकार उन चीज़ों पर ध्यान दे रहा है, चाहे वो पशु पालन ये में हो, चाहे वो मत्स्य ये पालन में हो, इन सब चीज़ों पर, या फिर आपको जो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है उस पर सरकार ध्यान दे रही है। उसमें लोन की भी व्यवस्था है। अब इच्छा शक्ति है, जो भी बेरोजगार युवक हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, छोटे या बड़े हैं, वो अपना इंडस्ट्री को लगाएंगे तो सरकार प्रोत्साहन दे रही है, चाहे वो सब्सिडी में हो या लोन। तो आप सरकार को बता रहे हैं, मैं थोड़ा जानना चाह रहा था कि सर बिहार स्टोरी कहाँ अटका हुआ है? सर आप ही के चैनल पर इसमें आता है ना। कौन सा? ललन टॉप? जी बराबर देखता हूँ। देखते हैं आप? खूब देखता हूँ। तो उस पर तो लड़का कहा कि सड़क विकास है, लेकिन सड़क को खाया तो नहीं जा सकता है। कितनी बड़ी बात उस लड़के ने कही। सड़क विकास है, बिजली विकास है, खाओगे क्या? आप गैस चूल्हा दे दो, शौचालय दे दो, लेकिन इसमें क्या होगा? अभी चर्चा यही चली जो मैंने पहले कहा था कि राजनेताओं को सबसे पहले महर्षि होना पड़ेगा। वो आपके उत्तर प्रदेश में थे ना, कांग्रेस को बहुत बड़े पदाधिकारी थे, छोड़ के राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। जी। अब हमारे बिहार में नहीं, भारत में राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन चाहिए। भाषण देने से क्या होगा? आप कहेगा 13 लाख को नौकरी देंगे, हम कहे 74 लाख को नौकरी देंगे। भाई नौकरी दोगे कहाँ से? किसको नौकरी दोगे? आप क्या साहब BA पास हैं, आप क्या पास MA हैं, किस विषय से हैं? तो इतिहास से। बाबर कहिया आया था, उसको पता ही नहीं। हमारे शिक्षा मंत्री से पूछा गया कि कुछ पूछा, जैसे कहा साहब राष्ट्रगान ने वंदे मातरम नहीं कह सके। आप शिक्षा मंत्री हो, अपने राज्य के शिक्षा मंत्री हो, डबल MA हैं कि MP हैं, वो ट्रिपल MA हैं आपके केंद्र के शिक्षा मंत्री। क्या क्या कहते हैं? वो विज्ञान वाले लोग हैं। विज्ञान किसको कहते हैं? विज्ञान कहते हैं कि हनुमान जी समूचे हिमालय को उठा करके लंका ले गए और नीचे उतरे कहाँ? अयोध्या में। भैया अयोध्या में सौंसे हिमालय उतरेगा तो अयोध्या बचेगा? हिमालय तो ये विज्ञान नहीं है, ये कल्पना है। अभी दुर्गा माँ से मैं कहता हूँ कि मैं अपना गर्दन
काट के फेंक दूंगा, हमारे देश के सारे बेरोजगारों को मैया नौकरी दे दो, कहाँ से बेचारी देगी? मूल चीज यही है कि हम बोलते ज़्यादा हैं, करते कम हैं। चलिए बताइए सर, आपका प्रश्न था कि लोग बाहर क्यों जाते हैं? हाँ, मतलब बिहार में क्यों नहीं तरक्की हो रही, क्यों ये विकसित राज्य नहीं बन पा रहा? पीछे सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ के लोगों की मानसिकता है दो। एक है कि बाहर जाने की मानसिकता है, दूसरा है क्या कि नौकरी बेस्ड अपना लाइफ चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि 5,000 का हम नौकरी करें, अपना व्यवसाय नहीं करें। अगर लोग व्यवसाय करना चाहेंगे तो बाहर नहीं जाएंगे, और चूँकि मानसिकता है बाहर जाने की। जब बाहर जाते हैं 2 साल 4 साल रहते हैं, फिर यहाँ लौट के आ जाते हैं। लेकिन फिर जब एक जवानी आती है, उम्र होता है, तो सबको बाहर जाने की इच्छा होती है। बाहर जाना प्रवास कहलाता है। प्रवास देखिए मानसिकता में है कि प्रवास का अर्थ होता है श्रेष्ठ वास। उसको लगता है शायद बिहार से कलकत्ता, दिल्ली एक अच्छा कुछ होगा, वहाँ अच्छा के लिए देखने जाता है। जब वहाँ लगता है कि चौके गए छब्बे बनने, दुखी बन के आए, तब फिर वो बाहर नहीं जाते हैं। ये मानसिकता की बात होती है। नहीं सर, ऐसा भी तो है ना कि चूंकि यहाँ विकसित नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि बिहार में कुछ शहर विकसित हो जाएं तो मुंबई और दिल्ली के लोग पटना आए नौकरी करने, बेगूसराय आए। कुछ शहर जरूर हैं, कुछ शहर में ऐसा जरूर है, लेकिन ढेर सारे यहाँ पर बहुत सारे हैं क्योंकि सब रोजगार यहाँ हो सकता है, काम भी हो सकता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, भगवान बाबू का भगना दिल्ली में काम करता था और दिल्ली में पान बेचता था। एक अमित नाम का लड़का है, अभी घर में बैठ के जो बर्तन साफ कराने का जो होता है, वो जिससे बर्तन साफ किया जाता है, अपने घर मशीन बैठाया है। अभी वो 10 से 15 हज़ार रुपया कमा रहा है। तो लोग काम करना चाहेगा तब वो लड़का दिल्ली से भटक के आया, बौक के आया, उसके बाद अपने यहाँ काम कर रहा है। तो बाहर जाने की मानसिकता है और कुछ नहीं है, और शिक्षा भी है। शिक्षा भी है। चलिए, आपने बिहार पर ये एक लोकल समिट देखी बेगूसराय के हवाले से। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप देख रहे हैं लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा। बहुत शुक्रिया इतने धैर्य के साथ इतनी देर तक कैमरा थामे हुए हमारे साथी रजत सेन का। शुक्रिया।